पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे, फिर खूब रोते हैं दूसरों को हंसाने वाले। और जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। इसलिए रोना ना और जिंदगी को ऐसे अपने खोना, क्योंकि हंसते हुए और हंसाते हुए चेहरे के पीछे की क्या कहानी है वो लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो बधाई इस बात के लिए कि सच में आपके दिमाग को दाद दूंगा कि आपने कॉमेडियन से पूछा कि कितना सीरियस होता है वो, बिल्कुल। पीछे की स्टोरी क्या है। बिल्कुल। और ये कड़वा सच है, 2 साल मैंने जिंदगी के सड़कों पे गुजारे। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम करते हैं तो शायद ये भी कम ही होगा। और आप समझते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है किसी के होठों पर हंसी देना, किसी को मुस्कुराहट देना, किसी को हंसाना। क्योंकि आंसू देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो दूसरों को हंसाते हैं उनकी खुद की मानसिक स्थिति कैसी होती है, वो कैसा महसूस करते हैं, ये भी आज हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि पर्दा गिरते ही ख़त्म हो जाते हैं तमाशे सारे, फिर खूब रोते हैं दूसरों को हंसाने वाले। तो आइए बिना देर किए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इशिका जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, आप जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतना ही खूबसूरत आप बोलती हैं। क्योंकि पिछले पॉडकास्ट का एक हिस्सा मैंने एंड का देखा, दिल बाग बाग हो गया। थैंक यू सो मच। रियली यू आर टू गुड। सर, मैं आपके बारे में लोगों को बता सकती थी, लेकिन आपके बारे में लोगों को बताने का मतलब ये होगा कि मैं सूरज को दिया दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपके बारे में लोगों को कुछ बताया नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में थोड़ा सा खुद ही बताइए। थोड़ा सा क्या, पूरा विवरण ले लीजिए। आप तो मुझे जानती हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम अशोक मिश्रा है एंड बेसिकली आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन। मुंबई बेस्ड हूँ, इसलिए आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि आप भी मुंबई बेस्ड हैं। और पिछले 20 सालों से वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करता हूँ। बड़े बड़े स्टार्स और प्लेबैक सिंगर्स के साथ काम करने का मौका मिला, इंक्लूडिंग शाहरुख खान, सलमान, बच्चन साहब, मिठुन दा, अनिल कपूर, बिपाशा, सुनील शेट्टी, जितने भी टॉप स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं और सिंगर्स, इन सब के साथ सपोर्टिंग आर्टिस्ट बन के एक कॉमेडी का बीच में जो आधे घंटे का पार्ट होता है वो मैं अदा करता हूँ। और अब तक लगभग 35 देशों का दौरा हुआ है और एक एक कंट्री आपकी दुआ से 8-8, 10-10 बार जाना हुआ। अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मस्कट, दोहा, शारजा, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, दोहा, कतर, दुबई, पाकिस्तान 5 टाइम्स एंड बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इंदौर, भोपाल, रीवा, सतना, शहडोल, रायपुर, बिलासपुर, जौनपुर, कोरबा, गोंडा, बस्ती, छपरा, सिवान, दरभंगा, हाजीपुर, गाजीपुर, बलिया, रसड़ा और ये जितने भी हैं देश के विदेश के, एक एक जगह, सब जगह परफॉर्म करने का मौका मिला। और रोते हुए को हंसाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में एक गाना सुना था, और जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। इसलिए रोना ना और जिंदगी को ऐसे अपने खोना ना। ओके। तो सर, आप यूपी से हैं, राइट? जी। तो मुझे हम शुरू से शुरू करेंगे। आपका यूपी से मुंबई का सफ़र कैसे हुआ और कैसे आपने सोचा कि आपको लोगों को मुस्कुराहट ही देनी है? बिल्कुल सही सवाल भी है और इसका जवाब भी देना चाहूँगा और सही तरीके से देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर योगी बाबा का जो है, उसके आगे देवरिया ज़िला है और वहाँ पे सलेमपुर तहसील है। तो सलेमपुर का निवासी हूँ मैं। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, खेल कूद ये वो मस्ती जो छोटे बच्चे करते हैं मैं भी करता था। और उन दिनों गांव में वीसीआर पे फिल्म्स लगाया करते थे, बोरा बिछा के गांव के लड़के बैठते थे और जो हमारे सीनियर्स थे वो पैसे इकट्ठा करके फिल्म्स लगाया करते थे। तो अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। मिठुन चक्रवर्ती साहब, बच्चन साहब बहुत बड़े सितारे थे जो आज भी हैं, तो उनकी फिल्में लगती थी। तो वो फिल्म एक देखा मैंने मिठुन दा का, और उसका गाना जब पर्दे पे आया, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों
और भी कुछ याद आता है, याद आता है। मैंने कहा यार ये आवाज किसकी है? फिर मिठुन चक्रवर्ती, अरे मैम साहब, अरे प्यार करने वाले प्यार करते हैं, दिल देने वाले देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, अरे आपकी गाड़ी पीछे थी और मेरी गाड़ी आगे थी, अब तो नहीं जाएगी गाड़ी आपकी। ने कहा यार ये कौन है, बड़े बड़े बाल, ये वो, स्लिम फिट पर्सनालिटी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया मिठुन दा ने और उस फिल्म के गानों ने। फिर बच्चन साहब की फिल्म कूली, शराबी, उस दौर में देखा। मुझे पीने का शौक नहीं, तो जब ये सुनता था मैं, तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि लोग अपने घरों में ऐसे फिल्म लगाएं, मेरी आवाज़ सुने या टीवी पे देखें, फिल्मों में देखें, ऐसा कुछ करना है। और बाल्यावस्था थी, समझ थी नहीं, तो बहुत इजी मैं अपने अंदर मान लिया कि मैं कलाकार बनूंगा और बन चुका हूँ। तो ये पढ़ाई लिखाई कर रहा था मैं, 9th में 10th में था मैं, तो स्कूल के कंपाउंड में ऐसे ही मैं गाना गा रहा था। इंतहा हो गई इंतजार की आईना, भाई मुंबई की बरसात का और लड़कियों की साथ का आए, देवी जी मुंबई की बरसात का लड़कियों की साथ का कोई भरोसा नहीं आए, ये जो मामला है अमिताभ बच्चन जो है। मैंने कहा यार अब ये कौन, तो इन लोगों ने इतना इंस्पायर किया। तो स्कूल के टीचर ने दूर से देखा, फैयाज अहमद उनका नाम था, तंबाकू बना रहे थे। हाँ। अशोक, देख रहा हूँ नौटंकी तुम्हारी, बहुत देर से देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया गाते हो, लेकिन इतना मारूंगा तुम, कक्षा में आओ, आओ कक्षा में। तो मैंने कहा गुरुजी फुल पैंट पहना हूँ, कक्षा मतलब वो बहुत मारूंगा, क्लास में आओ। बहुत बढ़िया, लेकिन गाना यहाँ बता रहा हूँ। तो मैं क्लास में गया, सचमुच यहाँ प्यार से बात किए, वहां गया तो 2-3 डंडे मारे और निशान लेके हाथ इधर कर, मारेंगे आप। फिर गाएगा। अब 9th का स्टूडेंट था, अब नहीं गाऊंगा गुरुजी। तो मार पड़ी, सब हुआ। मेरे पिताजी तक खबर गई कि ये पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है, गाने गा रहा है, फिल्मों के डायलॉग्स बोलता है। तो जैसे तैसे मैंने वहाँ 10वीं पास किया। फिर मेरे फादर ने मेरे बड़े भाइयों को फ़ोन किया जो इंदौर मध्य प्रदेश में आज भी स्थापित हैं पूरी तरह। तो मेरा ट्रांसपोर्ट मिश्रा रोड लाइंस करके ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे ट्रक्स, पेट्रोल पंप और तोल कांटा इस टाइप के भाइयों ने इस्टेब्लिश किया। तो वो अच्छे पोजीशन पे थे, तो मुझे वहाँ बुलाया कि यहाँ आओ, यहीं पढ़ाई लिखाई करो। तो मेरी हाइट अच्छी है, 6 फीट के आसपास। तो बोले यार हाइट अच्छी है, थोड़ा बॉडी वॉडी बना, जो आज तक नहीं बनी, और पुलिस में भर्ती हो जाना। तो पुलिस के लिए बुलाया, उनको नहीं पता वो पुलिस बनाना चाहते हैं, मैं पुलिस बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे गया इंदौर शहर में, फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया वहाँ के कॉलेज में। पढ़ाई में दिल लगता नहीं था, जैसे तैसे 12वीं पास किया। बीएससी फर्स्ट ईयर का एडमिशन कराने वाले थे, उसी दौरान वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा था, चटर्जी ब्रदर्स ऑर्केस्ट्रा। तो उनको जाके हमने बोला सर, एक तो हम यूपी से, तो यूपी वालों का डिक्शन का बहुत प्रॉब्लम है, यूपी बिहार। स्पेशली। तो शाम को शाम बोलते थे और शरबत को सरबत, है ना, जिंदगी को जिंदगी। तो गया ऑर्केस्ट्रा वाले के पास, मैंने कहा सर हम भी गाना वाना गाते हैं, शांग वांग गाते हैं। क्या? मैं शांग गाता, शांग नहीं सॉन्ग होता, तो कर लूंगा। अच्छा और क्या करते हो? कॉमेडी भी करूंगा, अथी अनाउंसमेंट भी करूंगा, तो अगर बुलाएंगे तो सर। बैठ जा, गाना भी गाते हो? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत गाओ। तो एक गाना मैंने सुनाया, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। तो वो बंगाली, यार मिश्रा बहुत अच्छा गा रही है, इंदौर के लैंग्वेज में, यार मिश्रा बहुत अच्छा गा रही है तू, क्या आवाज़ है तेरी, तेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, वो मैं सुधारूंगा, मैं सुधारूंगा। मैंने कहा जी जी, और इसकी प्रॉब्लम मैं सुधारूं, ऐसा करता था। मैंने कहा इसकी आदत कौन सुधारेगा बेचारा। खैर, तो उन्होंने मुझे बैठाया और यहाँ वहाँ गणपति के ये वो शोज़ होते थे, तो उसमें मुझे थोड़ी सी एंकरिंग और ये वो, जिसका पहली बार इंदौर शहर में मुझे पेमेंट मिला 20 रुपया। ओके। तो वो 1 साल मैंने किया कुछ स्टेज शोज़। उसी दौरान मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगा, चंकी पांडे वांडे सब टॉप पे थे और मेरे जैसे दुबले पतले, और मिठुन दा का दीवाना था, लंबे लंबे बाल कर लिया था। तो मुझे लगा यार भागो यहाँ से। तो इंदौर शहर से
200-300 रुपए का एक बैग जो आज भी सड़क पे बिकता है, आपको पता होगा, झाड़ वाड़ में डंडे में लटका के एक कोई खड़ा रहता है वहां, ओ झाड़ी, ओ एक गन्ने वाले भैया को बोल रहा है एक जूस दे, एक जूस दे, जूस दे। हाँ बोले भैया क्या चाहिए, ये बैग कितने का, ले लो भैया 600 रुपए का है। अरे बहुत महंगा, हिसाब से लगा दूंगा, ले लो। हाँ बोल, अरे छोटा है वो तेरा कस्टमर आया रे जूते वाले, अब बोले भैया, मैंने कहा हिसाब से लगाओ ना, चलो 280 दो लास्ट, डंडे से ऐसे उतारा, ये देखो चैन भी मस्त है। मैंने कहा जी जी। तो 280 का बैग खरीदा इंदौर शहर में सड़क के किनारे, और जूता एक खरीदा 200-300 रुपए का, और 200-400-500 रुपए ही, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि फिल्म लाइन में आने वाले हर इंसान ही बोलता है कि मैं 200 लेके आया था, बट सचमुच वो आता ही है, क्योंकि घर वाले आपको सजा धजा के फुल लाखों रुपए दे के भेजते हैं। राइट। तो मेरे भाइयों को क्या लगा कि ये जाएगा, भटकेगा और आ जाएगा, क्योंकि 19 साल की उम्र थी जब मेरी यहाँ भागने का सोचा मैंने, और उन्होंने सोचा एज भी नहीं है, बचकानी हरकत कर रहा है, जाके वापस आएगा। अवंतिका एक्सप्रेस का लोकल जनरल टिकट लिया इंदौर टू मुंबई, और आ गया मुंबई, दादर में उतरा, और ऐसे उतर के, क्योंकि गांव का लड़का प्लस इंदौर गया, तो मुझे लगा इंदौर से बड़ा शहर देश में कोई है ही नहीं, अच्छा। क्योंकि बड़ा शहर नो डाउट, सलेमपुर से तो बहुत बड़ा है, राइट, लाखों गुना ज्यादा। और जब यहाँ उतरा, बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स, ट्रेन एक आ रही है, पॉक निकली, ये भी चली गई, और मैं वहीं, और भीड़ भगदड़ देख के लगा जाऊं कहाँ। आप यकीन करना, ईमानदारी की बता रहा हूँ, क्योंकि सबके स्ट्रगल ऐसे ही होते हैं। मुझे ये नहीं पता था, आप हैरान होंगी कि आया क्या करने था। मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, वो बैग लिया, और मैं कहीं भी चला जा रहा हूँ, मुझे दाएं उतरना है, बाएं, ईस्ट या वेस्ट, हर दिशा मेरे लिए बेस्ट, क्योंकि पता ही नहीं था, कोई था ही नहीं मेरा। राइट। उतर के किसी दिशा में ऐसे ब्रिज पे चढ़ा, ब्रिज से चढ़ के कहीं और चढ़ा, फिर वहां से लोकल ट्रेन पकड़ा, फिर कहीं और चला गया, और जाके कहीं उतरा, और जाके नल वल टोटी वोटी था ऐसे खोल के बाहर पानी पी रहा हूँ, जेब में 200-400 रुपए जो पड़े थे वो करोड़ों रुपए के बराबर थे। ऐसे ही रेलवे स्टेशन और यहाँ वहाँ सोना वाना शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, 2 साल मैंने ज़िंदगी के सड़कों पे गुजारी, कोई एक कमरा नहीं, कोई छत नहीं, आंधी बारिश तूफान आग बरस रहा हो, पेड़ के नीचे हूँ, भीग गया, लोकल ट्रेन से जा रहा हूँ, कहाँ जाना है, कहीं स्ट्रगल करने की, भाई कहीं काम दो, जहाँ बोर्ड देखता था फलाना ऑर्केस्ट्रा, तो वहाँ जाके मिलता था, दादा मैं इंदौर शहर में ऑर्केस्ट्रा भी किया हूँ, और ये भी तो गाना भी गाता हूँ, और हाँ गाना भी गा लेता हूँ, और एंकरिंग भी, और कॉमेडी। तो आपके यहाँ कुछ है क्या, ऐसा जगह है क्या, बैठो तुम बैठो। एक लड़का, हाँ जी एक चाय ले आओ, कुछ खाओगे, नहीं खाऊंगा, अब मन में सोच रहा हूँ खा लूँ, क्योंकि 5-5 दिन होता था मुझे एक वड़ा नहीं मिलता था, वड़ा पाव की बात कर रहा हूँ, 5 दिन, क्योंकि वो जो पैसे थे वो खर्च हो गए थे, उसकी बात की कहानी बता रहा हूँ। तो चाय पिलाया, उसने समझ लिया कि बेचारा भूख से मर रहा है, पानी पिया तो पानी लग गई मेरे को, चक्कर आ गया, ऐसा हो गया 5 मिनट वहीं पे, सीने में जाके होता ना एक दर्द सा, ऐसा हुआ। क्या हुआ, कुछ नहीं सर। अब उससे मैं कॉन्शियस भी हो रहा हूँ, कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है कि मुंबई के ऑर्केस्ट्रा के मालिक से मैं बात करूँ, और ऊपर से ये मर रहा हूँ भूख से। तो ऐसे करते करते फिर चाय जब पिया, थोड़ा सा जोश आया, बोला हाँ बताओ क्या करते हो। तो उसमें फिर आवाज़ें यहाँ वहाँ की, शत्रुघ्न सिन्हा, अभी तो मेरी हाल देखी तेरे चाल, अबे ओ टमाटर के चटनी बैगन के भरते, फटे हुए कुर्ता फटा। तो ये सब आपके अंदर आर्ट तो है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लूज है, आपका डिक्शन सही नहीं है, आपका हालत ख़राब है, आप खाते पीते नहीं, किधर रहते वो भी नहीं बता रहे, तो ऐसे में मैं किधर तुमको, चलो आते जाते रहो, जब भी इधर आते हो मेरे से मिला करो, ठीक है। हाँ वो कप उठा ले। मैं चला आया, बाहर आया, थैंक्स भगवान, और उसका नंबर नोट किया, फिर बीच बीच में कॉल करता था। ऐसे में एक दिन मैं ट्रेन पकड़ के आ रहा था, तो बांद्रा स्टेशन आया, बांद्रा स्टेशन आया तो टीटी, मेरे पास ट्रेन का टिकट ही नहीं था, लोकल ट्रेन में टीटी आया, टिकट भाई, टिकट बात दिखाए भाई, आपका टिकट। तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, टिकट है नहीं, झूठ मूठ का, टिकट आपका, जी सर। सिर्फ इसलिए कि इसका माइंड डाइवर्ट हो इधर उधर, तो मैं
कुछ भागूं इधर से उधर। क्या तुम ढूंढो आपका टिकट, जैसे ही मूव करके बोला आपका टिकट, चलती हुई ट्रेन से जो 40 या उससे थोड़ी कम स्पीड में थी, चलती ट्रेन से कड़ी पकड़ के जंप मार दिया रेलवे लाइन पे, और मेरे दोनों घुटने पैंट समेत कट गए, खूनम खच्चर। कोई ना जगह है, ना कोई माँ बाप है, ना कोई भाई बहन जिससे मैं अपना हाल बताऊं। इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि ये मर गया क्या है, तो उन्होंने चैन खींच दिया। तो मुझे क्या लगा, उम्र कम थी, समझ थी नहीं उतने, मुझे लगा गाड़ी रोक के अब मुझे जेल में डालेंगे, है ना। शायद उनका इरादा ये हो कि यार मर तो नहीं गया इसलिए रोक दिया हो, लेकिन मैंने ये सोचा कि जेल में डालेंगे। तो मैं लंगड़ाता हुआ भागा और सीटी में गिरा धड़ाम से कहीं रेलवे लाइन क्रॉस करके, और पूरा फटा कटा लेके खून तो सब ऐसे। अरे उसको बोला रे कितनी बार, ये बग 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 रे, घुटना ये दोनों कटेला है रे इसका। ओ भाई क्या हुआ क्या? तो थोड़ा सा गिर गया। कहाँ किधर गिरा? अरे उधर ही हो थोड़ा। अब उसको क्या डिटेल बताऊं कि रेलवे लाइन पे कूद गया। तो खैर ये क्या रहे, तो एक भैया जी थे हमारे यूपी के, जो भैया होते हैं हमारे, तो वो कपड़ा वपड़ा धो रहे थे कहीं पानी के उस पर बैठ के, और धोते धोते कहाँ लगा है? उन्होंने कहा अरे उधर। एक काम करिए, घर जाइएगा ना तो उस पर हल्दी रख दीजिएगा। हल्दी रखेंगे ना तो क्या करेगा, उसको एंटीसेप्टिक होता है, तो उससे वो क्या करेगा ना, पके होकेगा नहीं। हाँ हल्दी हल्दी हल्दी, हाँ हल्दी हल्दी। सो उसको क्या मालूम बेचारा कि कटा पिटा है, इसका घर वर तो है ही नहीं। तो खैर इस तरह से अभी ज़्यादा स्ट्रगल क्या बताना, लेकिन क्योंकि सभी स्ट्रगल करते हैं। तो 2-3 साल इस तरह मेरी ज़िंदगी गुर्बत की बहुत बुरी तरह गुजरी। इसी बीच अंधेरी ईस्ट में एक मीना श्रीवास्तव नाम की कन्या से मेरी मुलाकात किसी ने कराई। बोले कि ये मीना श्रीवास्तव है और आप हीरो की आवाज़ निकालते हो, ये फीमेल हीरोइंस की आवाज़ निकालती है। ओह, मिमिक्री आर्टिस्ट थी वो, 90s की। तो उनसे मुलाकात कराई, तो वो सिगरेट विगरेट पीती थी, स्टाइलिश थी उस जमाने की। कहाँ रहता है बेटा अशोक, कहाँ रहता है? ओह गुड। क्या लाया था तू, फैल रहा है पूरा? अच्छा घर ही नहीं है तो रहता कहाँ है? मैं कहा ऐसे ही सड़क पे आया हूँ। अजीब आदमी यार, ऐसे तुम हीरो बनने आ गए, कलाकार बनने? क्या क्या करते हो? अच्छा सुना, अबे तो मेरी, अरे वाह 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 वाह, गुड यार, गुड गुड। ओह शिट, चप्पल नहीं पहनी थी रे। अच्छा सुनो, वन इज राजू श्रीवास्तव, मिमिक्री आर्टिस्ट है। उस समय स्टैंड अप कॉमेडी इतना चलन में नहीं था, तो मिमिक्री आर्टिस्ट बोलते थे। तो बोले राजू श्रीवास्तव नाम का एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, मैं तुझे उससे मिलाती हूँ, ही इज़ माई फ्रेंड, कल आने वाला है, तो तुम इसी समय आ जाओ, मैं मिला देती हूँ। तो मैं गया तो राजू श्रीवास्तव एकदम दुबले पतले और मैं तो एकदम मरियल था। इतना मरियल कि उस ज़माने में, मैं इतना मरियल था कि उस ज़माने में मंदिर गया तो भगवान ने पूछ लिया, भक्त यहाँ क्या करने आए हो? प्रभु आपकी भक्ति के लिए। बोले बेटा तेरी बॉडी देख के लग रहा है भक्ति नहीं, तुझे शक्ति की ज़रूरत है, खाना खा। मतलब इतना दुबला। एक कुत्ते को एक दिन 1 किलो मटन दे रहा था मैं, कुत्ता बोलता मैं नहीं खाऊंगा, मेरे अंदर भी जानवरियत है। मैंने कहा क्यों नहीं खाओगे? बोला इसकी ज़रूरत तुम्हें है यार, मुझे नहीं। इतना दुबला था मैं। तो राजू भाई दुबले पतले, बच्चन साहब के फ़ैन थे वो, इतना बड़ा बड़ा बाल लिए हुए। ये कौन? राजू ये अशोक मिश्रा है यार, ये भी अपने यूपी का ही है। और अच्छा देखो अभी नया नया लड़का है ना, गरीब है बेचारा, देख सकते हो, बहुत परेशान है। तो ये कुछ करना चाहता है, कहीं कुछ हो तो देखना। तो बोले, तो मैं देखते ही बना, सर आप तो वही हो ना जो सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में ड्राइवर मारता है आपको, वो वाला? हाँ वही वही। तो वो हिट थी इतनी फिल्म सलमान की, 5-6 बार देखा था, तो छोटे से रोल में उनको भी पहचान गया मैं। अच्छा। खुश हुए, आर्टिस्ट को अच्छा लगता है। फिर उन्होंने अपना लैंडलाइन नंबर दिया, वो नंबर दिया और बोले कि ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करिएगा, कहीं कुछ होगा तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? इतने में मीना जी ने, श्रीवास्तव ने मुझे बैठाया, चाय वाय पिलाई, पेट भर गया चाय से ही, क्योंकि जो आदमी कुछ खा ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो चाय से ही पेट भर लिया। फिर निकला कहीं पैदल, 10-10, 20-20 किलोमीटर रोज़ मेरा बहुत इजीली चलता था मैं, 10-20 किलोमीटर, और चक्कर खा के वहीं गिरता भी था। खैर, तो राजू श्रीवास्तव जी ने एक दिन, मैंने फ़ोन किया तो बोले कि कल आप आइए महालक्ष्मी डियर स्टूडियो में, वीनस कंपनी की एक ऑडियो की रिकॉर्डिंग है, कैसेट का नाम है हंसो और हंसाओ, तो उसमें आपकी आवाज़ को कहीं यूज़ कर लूँगा लगेगा तो आ जाइए। तो मैं गया, पहली बार ज़िंदगी में एक स्टूडियो में मैंने कदम रखा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में।
तो वो कर रहे थे, तो वहाँ कुछ पैरोडी आया, तो बोले यार तुम अच्छा गाते हो तो तुम गाओ। मुझे अच्छी तरह याद है सचिन टॉप पे खेला करते थे, तो ये था कि पंडित अगर कमेंट्री करे तो कैसे होगा, अरे क्रिकेट के खेल के, अरे क्रिकेट के खेल के चतुर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आए हैं, सब दर्शक गण के स्वागत से वो मंद मंद बोल क्रिकेट बल्ला की जय। तो ये सब मैंने गाया। गाने के बाद दोपहर जब लंच हुआ, मस्त खाने को कुछ आया, पूरा ऐसा खाया मैं कि खा के गिर पड़ा, पेट खाली था, इतना दबा के खाया, मजा आ गया। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। शाम को जाने लगा तो राजू भाई ने जिंदगी में सबसे बड़ा अमाउंट 150 रुपया मुझे दिया, जो मेरे लिए 1.5 करोड़ के बराबर। तब तक का आप समझ सकती हैं चाय की कीमत उस वक्त 75 पैसे 1 रुपए थी, अच्छा तब की बात कर रहा हूँ। ओके। तो 150 रुपया बहुत मायने रखता है। मैंने कहा ये तो महीनों चाय पियो यार, ऐसा हो गया। तो खैर वो 150 रुपया लिया। उसके बाद निकला, जहाँ भी रहता था झोपड़ा सोपड़ा कहीं भी खड़ा हो जाता था और शान से जेब में पैसा है ये सोच के। फिर धीरे धीरे राजू जी एक नया घर खरीदे मलाड में, मारवे रोड पे, जन कल्याण नगर में। बोले कि एक मैंने 1 बेडरूम खरीदा है, अकेला रहता हूँ, शादी हुई नहीं है, तो आपका नेचर इतना अच्छा लगा मुझे, आप भाई की तरह मेरे साथ रहिए। तो वो गरीब सा जो बैग लिया था मैंने, बैग लिया और राजू श्रीवास्तव जी के घर पहुँच गया। मैं और वो दोनों चटाई बिछा के एक गोल तकिया रखते थे और पीतल के स्टोव पे खाना बनाते थे। मैं हवा भर रहा हूँ तो उधर चावल साफ कर रहे हैं राजू भाई। तो वो दौर देखा है राजू भाई का। उनको सिर्फ 1000 एक शो का मिलता था, तब मैं उनका साथी बना। मरते मरते 15-15 लाख लिया एक शो का उन्होंने, और बहुत बड़े आदमी और बहुत बड़ा। खैर वो साथ में रहे और 2 साल साथ में रहे। इसी बीच उनकी शादी की बात चली और मैं गया राजू भाई की वाइफ को देखने लखनऊ, शिखा भाभी को। अवंतिका, अरे सॉरी, पुष्पक एक्सप्रेस पकड़ा मैंने मुंबई से और लखनऊ गया, जाके उनको देखा, आके बोला भाभी अच्छी है, शादी करिए। फिर शादी हुई लखनऊ में, मैं गया बारात अटेंड करने और लखनऊ से चला गया सलेमपुर और 2 महीना आया ही नहीं। जब बम्बई आया तो एक झोपड़पट्टी में 400 रुपये महीने पे मैंने कहीं रूम लिया। तब राजू भाई को फ़ोन किया तो बोले आ गए। मैंने कहा हाँ। बोले आ जाओ फटाफट, फिर कहीं चलते हैं। तो मैंने कहा आ जाओ, नहीं मैं 4 दिन से आया हूँ, झोपड़े में रूम ले लिया। अरे तो यहाँ क्यों नहीं, अब एक ही रूम था, अब नई नई शादी हुई है और वैसे भी भाभी हैं। तो मैंने कहा, तो मैंने एक 400 का झोपड़ा खरीदा, अरे रेंट पे लिया और उसमें रहने लगा। तो फिर धीरे 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 यहाँ वहाँ काम आगे बढ़ा। मैं तो आपकी बात सुन के उसमें खोई गई, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ पूछना भी है। तो क्योंकि सर आपकी मैंने ये स्ट्रगल स्टोरी सुनी, तो इसी से एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि उस 19 साल के लड़के की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कैसे थी? मोटिवेशन कहाँ से आई? 2 साल तक आपको घर नहीं मिला रहने के लिए, खाना नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो थी कैसे? रीज़न क्या था? जी, और वो क्या होता है जब मुंबई कोई आता है ना, तो इच्छा शक्ति यहाँ देवी देवता दे देते हैं, मुंबा देवी है ना, या जो भी हैं, प्रभु राम श्री कृष्ण जो भी हैं, वो दे ही देते हैं। और वहाँ से जब हम निकलते हैं ना, तो गांव के और शहर के लोग चिढ़ाते हैं। जैसे बोला ना, पता है राजू जा रहा हूँ मुंबई दोस्त, देखना मिथुन चक्रवर्ती, ये सब जो गांव में बोला था ना वो आपस में, मिथुन चक्रवर्ती। तो जूता साफ करेंगे कि कपड़ा पड़ा सब धोएंगे मिथुन दा का। मैं कहा अरे मैं खुद बनने जा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो अच्छा। तो कोई बूढ़ा आदमी, देखिए 1 महीना में वापस आएगा मार खा के। मुंबई में कितने लोग गए, कितने करोड़, जाके हम करोड़, वहाँ कोई है ही नहीं, बर्बाद हो जाओगे, भूख से मरोगे। ऐसा ऐसा पागल लोग। सो जा जल्दी जाओ, कल क्यों जा रहा, आज ही जाओ। धन्य हो धन्य हो, ऐसे ऐसे पागल लोग भरे हैं। तो मैंने कहा यार, इतना वो इंसल्ट उस वक्त फील करता है, लगता है कि बस मुझे प्रूव करना है। ओके। फिर इंदौर से जब निकला तो भाइयों को बोल के निकला कुछ बन के आऊँगा, तो उन्होंने बोला जा बेटा 1 महीने में वापस आओगे। तो मुझे लगा अब जान निकल जाएगी, नहीं जाऊँगा। और सोचिए वो लड़का रुका था यहाँ भूखा प्यासा, कि अगर माँ बाप को बता दूँ तो उनको अटैक आ जाए। अगर बता दूँ कि 2 साल खाना ही नहीं खाया ठीक से, है ना, तो वो अटैक से मर जाते उस वक्त। क्योंकि माँ बाप का सबका दुलारा था मैं, घर में सबसे छोटा था मैं, अपने सारे भाइयों में सबसे छोटा, तो सब लोग बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ जब मैं कहीं झाड़ के नीचे या मंदिर के सीढ़ी पे सोता था तो आवाज़ भी नहीं निकलती थी, सिर्फ धारा बह रही है, मेरी माँ की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है, और तड़प तड़प के रोता था मैं। करोड़ बदल रहा हूँ, देखा कोई आ रहा है तो करोड़ बदल लिया, ऐसे हो गया, क्योंकि फ़कीर सी ज़िंदगी थी।
एक्शन और बॉडी लैंग्वेज दिखाना ही नहीं था किसी को। हम तो बस लेटे हैं। भिखारी से बदतर तो ज़िंदगी थी। भिखारी भी भीख मांग के पेट तो भरता था ना। तो ऐसे मतलब तो ऐसे कई बार सब हुआ। तो दृढ़ संकल्पी आपको बनना पड़ता है, हालात आपको बना देते हैं। और पढ़ाई में दिल लगता नहीं था, तो करता क्या मैं, मुझे लगा यार वहाँ भी जाके फिर नौकरी 1000 रुपये 2000 की नौकरी करूँगा, उससे बेहतर है मर मुरा के यहीं कुछ हो गया अगर तो ठीक है, अदरवाइज लगे रहो। तो वो जो कॉन्फिडेंस आया, सब किया। और उससे बड़ी बात बताऊँ तो आप और हंसेंगे और दर्शक भी हंसेंगे कि 14 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। हाँ? यस, बाल विवाह हो गया था मेरा। ओह। 14 साल की एज में, मतलब इतनी एज थी मेरी कि मैं खुद उछल के गांव के लोगों को बता रहा था, पता है मेरी शादी हो रही है। 23 तारीख को तिलक है, 26 को शादी, 5 साल बाद गौना। हाँ अभी नहीं, मई में ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर है, जीप है, तो उसी में लद के सब बारात जाएगी इसी में। नहीं दूर है ना, तो चाची कहाँ जाइए बारात में, चाचा लो तुम लोग सब लोग, चाची कहाँ जाएंगे। हाँ, अब वो आया था जो हमारा साला है ना, वही आता तय करके गया, मालूम है 10 किलो तो खाली फल फ्रूट दिया है। हमको जाते टाइम 5 रुपये दिया। हाँ 23 को। हाँ। तो गांव के लोग बोले यार भाई ये क्या है, खुद ही खुश होकर मैं अपनी शादी का बताया। वो एज थी, शादी में पहला दूल्हा था जो हाफ चड्डी में पहुंच गया था। मैं, पिताजी ने आंगन में थप्पड़ मारा, मेरे बीवी होने वाली पत्नी, सास, ससुराल वालों के सामने। पहला दूल्हा था जो चड्डी में बैठा था। पिताजी ने चमाट मारी जोर से कि तेरा पाजामा कुर्ता और वो जो बनवाया था वो कहाँ है। तो मेरे गांव के हजाम को भी गाली दिया। हजाम भाई और हम दोनों गाली खाए। फिर वहीं जाके ससुराल में आड़ में उधर से 2-3 औरतें जैसे देख रहे हैं, नाड़ा बांध रहा है, कैसा पगला लड़का है वो, इतना उम्र थोड़ी, 14 वर्ष का लड़का तब नाड़ा बांध के हमसे कहें के कर, वो हमसे कहें ये बांध लिया, दूल्हा आ रहा है। आके बैठा, मार खा के। पिताजी बोले कान में, इतना मारूंगा ना, सीधा बैठ। और पंडित ओम पवित्र अरे पूरा गौरम करुणावतारम। इसके बाद खड़ा होकर आपको चक्कर का, अरे भूख लगी, चक्कर ऐसे आ रहा है, बदमाशी मत करिए तो बता दूंगा पिताजी को। नहीं पिताजी को मत बोलिएगा। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सादा बसंतम हृदयारविंद। मैं ऐसे, और बाजू में मेरी दुल्हन, वो भी बच्ची, हाफ पैंट वाली। तो अंदर से सोच रहा हूँ कि मैं पति हूँ, मेरी पत्नी है, देखूँ तो पंडित पूजा करा रहा, हाथ में अक्षत चावल डाल के फूल वूल ऐसे, और मैं चुपके से जॉनी लीवर लुक देके। पिताजी दूर से, अशोक संसार सारम, ऐसे ऐसे करके रात भर शादी हुई। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं राम यादव जी, आपके हमारे दोस्त हैं, उनको पता है, हमारे गांव के ही है वो। तो हमारे यहाँ गौना होता है। सर मुझे भी पता है, मेरी मम्मी पापा का हुआ था। नहीं ये हाँ, वही 13 साल की उम्र में। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं मेरी स्टोरी में। अरे आप तो ऑलरेडी जानते हो। आपकी स्टोरी अलग है, उनकी अलग है। हाँ लेकिन इसी टाइप। हाँ। मुझे लगा आप बोलोगे कितना अत्याचार हुआ ना आपके साथ, कितना अत्याचार, 14 साल के बच्चे को दूल्हा बना के ऐसा बना के, कैसे आपने कितना अशोक जी स्ट्रगल किया, मतलब बचपन से ही आपका ऐसा है। यहाँ तो पिताजी खुद कर चुके हैं, संसार सारम उनका भी हो चुका है। तो खैर, तो अब सोचिए कि वो गौना नहीं हुआ था तो मेरी घरवाली को देखा नहीं था। तो आजकल के बच्चे तो बिना देखे करते ही नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना बोल दो एंगेजमेंट हो गया, लड़की का फोटो, अचानक लड़का जाके माँ से बोलता है आज मम्मी पापा को मत बोलना, लड़की का फोटो धीरे से व्हाट्सएप पे भेज। नहीं बिना देखो, नहीं तो फिर प्रियंका रेडी है। मम्मी काड़ी है, हल्की सी ऐसी देख रही है, ये देख रही है दिल्ली कलकत्ता नजर आ रहा है। हाँ ये वाली अच्छी है, ये अच्छी। अब इसको कांडी होके मुझे देखना पड़ रहा है, कांड़ा होके। तो अब ऐसा हो गया है। उस जमाने में ये था कि देखा देखी नहीं होगा भैया, शादी करो चुपचाप। अच्छा। मतलब बाबा आदम के जमाने का मैं नहीं हूँ, लेकिन जब मैं छोटा कल्चर वैसा था। हाँ, यूपी का नॉर्थ में ऐसे होता था। तो खैर, तो लेकिन यहाँ मुंबई में जब मैं रोता था माँ और बाप के लिए, तो ये भी मन में सोचता था कि यार
वो कैसी होगी यार जिससे शादी किया है मैंने, तो उसके ख्यालों में जा रहा हूँ। अच्छा, उससे कब मिलूंगा, कौन होगी, क्योंकि अब तो कैसी होगी। आपने शादी के बाद भी चेहरा नहीं देखा? नहीं, हमारे यहाँ नहीं देखते हैं, ओह, पूछिए आप, नहीं देखते हमारे यहाँ। शादी के बाद जब गौना होगा आ जाएगी घर में, उसी दिन हनीमून वाली नाइट ही आप उसको देखोगे, चाहे जैसी निकले। माल कैसी है पेटी खुलने पे पता चलेगा, और शादी में दुल्हन कैसी है बेटी खुलने पे पता चलेगा। तो ऐसे जब घूंघट उठाया तब जाके दो रिएक्शन होता था, अगर अच्छी निकली तो, और बुरी निकली तो। मेरी घरवाली बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है, रात को 2 बजे भी घर से निकलती है, कोई छेड़ता नहीं है, इतनी खूबसूरत है सच में। अभी आ रहा था तो क्या बोलती है, पहले आप मुझे कितना प्यार करते थे, पहले आप मेरे लिए पागल थे। मैंने कहा आज भी हूँ, पहले तेरे लिए पागल था, अब तेरी वजह से पागल हूँ। अगर ये पॉडकास्ट वो देखेंगी तो तो देख ले भाई क्या करेगी। मैं बोलूँगा बोलो रोटी कमाना छोड़ दूँ, ये सब करूँगा तभी तो रोटी कमाऊँगा। बहुत ही प्यारी है पत्नी, बहुत प्यारी है। और पत्नी होती कौन है आपको पता है? ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत दिखने वाली पड़ोसन को भी जो औरत चुड़ैल कहते उसे पत्नी कहते हैं। बहुत खूबसूरत है, नाज है, घमंड है, लेकिन मैं किसी से बोलता नहीं हूँ। एक दिन बोली, सुनिए ना, अपने सामने वाला फ्लैट में ना उधर से एक लड़का मुझे रोज घूरता रहता है, तो घर के इस खिड़की पे पर्दा क्यों नहीं लगाते हैं आप? मैंने कहा यार लग जाएगा क्या, तुम भी, उसने तुमको देखा क्या? नहीं, जब वो मुझे देखता है ना तो मैं ऐसे छुप जाती हूँ। लेकिन कब तक छुपूंगी, रोज देखता है मुझे, आप खिड़की पे पर्दा लगाइए। तो मैंने कहा एक काम करो, एक बार उसको ठीक से तुम्हें देख लेने दो, पर्दा हम नहीं वही लगाएगा। नहीं खूबसूरत है, मुझे घमंड नहीं है। मैं समझ गई। मैंने कहा भूख लगी है खाना लाओ, खाली रोटी लेके आ गई, सूखी कड़क रोटी। मैंने कहा सूखी रोटी, तो आप बोलते हो ना आप दुखी हो, हाँ तो सूखी रोटी खाओ। मैंने कहा यार तो इसके साथ सब्जी भी दो। सब्जी इसलिए नहीं थी कि जली थी, लाओ जली लाओ। जली के साथ खाया, उसमें नमक नहीं था। मैंने कहा जली है सब्जी फिर भी खा रहा हूँ, नमक क्यों नहीं है? उसमें डालूंगी नमक तो आप क्या बोलोगे कि जले पे नमक छिड़क रही है। और सुनिए ना, आपसे मैं इतना प्यार करती हूँ, आप पूरा दिन सोचते रहते हो, ऐसे सोचो मत, आप बीमार पड़ जाओगे। इतना मत सोचो, आप मेरे पति हो। एक काम करो, सोचना है ना तो सोचने के लिए एक आदमी रख लो। तो मैंने कहा किसको रखूं? सोचने के लिए एक आदमी रखो आप, वो मेरे भाई को रख लो। क्या नाम है भाई का? लुट्टन। मैंने कहा जिस भाई का नाम ही लुट्टन है, ऊपर से साला है, ठीक है भेजो। लुट्टन आया, जीजा मुझे सोचने के लिए रख लीजिए, मैं बहुत सोचूंगा आपके बारे में, खूब सोचूंगा। ठीक है रह जाओ। जीजा सोचूंगा तो महीने का पगार कितना देंगे? मैंने कहा तुम्हें महीने का पगार मैं 50,000 दे दूंगा। जीजा 50,000 आप देंगे कहां से? मैंने कहा चल आज से यही सोच। आज तक सोच रहा है। तो ऐसी मेरी पत्नी है। तो जब मैं रोता था सीढ़ी पे तो मेरी उस पत्नी की भी याद आती थी इमेजिनेशन में कि यार कैसी होगी ये, वो देखा ही नहीं था। लेकिन इस तरह करना करते 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 कट टू आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। राजू जी से मुलाकात होने के बाद राजू जी के ऑडियो कैसेट्स में काम करना शुरू कर दिया, और कहीं कहीं राजू भाई छोटे मोटे शोज में मुझे माइक पकड़ाते थे कि ये लो आप यहाँ कुछ बोलो। तो गंदा संदा जो भी मेरा मतलब एंकरिंग diction, करो। हाँ, हाँ। एंकरिंग भी, थोड़ी कॉमेडी भी, तो डिक्शन वगैरह का प्रॉब्लम था, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, आप जानती हैं। तो वो करता रहा। इसी बीच एक लोकल चैनल लॉन्च हुआ बॉम्बे में जिसका नाम था SNTV, शॉपिंग नेटवर्क टेलीविजन। तो सिर्फ मुंबई में आता था वो। तो उस समय वो लॉन्च हुआ तो उस पर मुझे बोला गया कि इसमें बीच बीच में कॉमेडी करिए, शॉपिंग का चैनल है, दिन भर कपड़े दिखाए जाएंगे लड़के लड़कियों को, ये वो, घर पे देखो उसमें नंबर है, आइए और ख़रीद के जाइए, ऑनलाइन नहीं, आप आओ ख़रीद के जाओ। तो वहाँ पे मुझे बुलाया, बोले कि आप इस पर कॉमेडी करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले एक दिन कॉमेडी का 1,000 रुपया मिलेगा। अब सोचिए, जो 150 रुपया पा के लगा था, करोड़ रुपया मिला है, और बोला कि एक दिन आके आपको कॉमेडी करनी है, 1 घंटे का पूरा मसाला लेके आओ अपना, कैमरा ऑन है, आइए चुपचाप कॉमेडी करिए जाइए, एक दिन का 1,000। आप बिलीव नहीं करोगे उस जमाने में, उस जमाना मतलब अर्ली 2000, 99 की बात कर रहा हूँ। तो 99 स्टार्ट ही हुआ था, तो मुझे 1,000 रुपया रोज का मिलने लगा, और उसमें इतना अच्छा मेरा काम हुआ कि महीने के 15 शूट आने लगे। तो 15,000 महीना में 2000 में, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, जो आदमी सड़क पे खाया पिया ये वो। बिल्कुल। तब मैंने थोड़ा बड़ा झोपड़ा लिया भाड़े पे,
और तब इसी बीच मेरा गौना वौना हो गया, मेरी घरवाली उसको भी लेके आ गया था, तो साथ में रहते थे। इनिशियल स्टेज पे उनको भी बहुत सारी तकलीफें हुई, अब उस पर नहीं जाते हैं। तो एसएन टीवी पे जो शो आता था मेरा दिन भर, उसका रिजल्ट ये आया कि कॉमेडी शो कहीं देश विदेश में था ही नहीं। ये लाफ्टर चैलेंज 2006 में आया है और मैं बात कर रहा हूँ 99 की। तो उस वक्त टीवी पे इतना दिखने लगा कि एक दिन धीरे धीरे मुझे लगा कि यार लोग मुझे पहचानने लगे। तो मेरे पास गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, झोपड़े में रहता था। निकला वहाँ से बस पकड़ के, अंधेरी आया करता था स्ट्रगल के लिए मलाड से। मैं बस में चढ़ा तो बस का एक एक यात्री मेरी तरफ देख रहा था। अच्छा। बकरे बक ये कॉमेडी कर दो ना। अरे 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 वो आता है ना वो शॉपिंग नेटवर्क का, उस पर इसको देखा है ना कॉमेडी क्या जबरदस्त रे, मस्त रे। इधर चलो कॉमेडियन है रे, इधर बॉस में डाला, इस गाड़ी बीड़ी नहीं है क्या? आप बिलीव करना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सरकारी बस में आपने नहीं सुना होगा, कंडक्टर आया यहाँ के सरकारी बस वाला, टिकट टिकट आज टिकट, मागे पुड़े टिकट किसका बाकी है भाई, आगे पीछे किसी का टिकट बाकी भाई आपका। ये भाऊ जी, ये तुम कॉमेडियन ना जी, अरे टिकट दे। अरे नहीं, काहे का टिकट, मैं अपनी जेब से भरेगा। अरे मस्त, एकदम जबरदस्त कॉमेडी करते हैं। अरे क्या बात है। आप बिलीव करना, मुझे ऐसा लगा मैं सुपरस्टार हो चुका हूँ, जॉनी लीवर हूँ मैं कॉमेडी का। उसी में जगह नहीं थी, लेकिन दुबला पतला था, उसमें एडजस्ट करके स्टारडम में बैठा मैं बस में। आगे कोई लेडी बैठी है, उसकी साड़ी फंस गई मेरे पाँव में स्टारडम में आने में। ऐसा उधर ड्राइवर को जाके कंडक्टर बता रहा है, वो भी ऐसे अरे वही, अरे वही, अरे जबरदस्त वाह। गाड़ी चली, अंधेरी पहुंचा, जाके पूरा वाकया मैंने राजू श्रीवास्तव जी को बताया। रात को 2 बजे बैठे थे जॉनी लीवर साहब, जॉनी भाई ने देखिए, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या क्या मिला आप सुन के हैरान होंगे। सच में ये प्राउड फील होता है, और इसको बोलते हैं कि अगर आप लगे रहते हो तो कैसे क्या क्या होता है। 2-4 ऐसे मैं कॉम्प्लीमेंट उसका जो मिला बताना चाहता हूँ। रात को 2 बजे उस वक्त मैंने पेजर खरीद लिया, पेज आया था, तो उस पर पेज आया, कॉल मी अर्जेंटली राजू श्रीवास्तव। मैंने तुरंत कॉल किया, कहीं दूध की दुकान बंद हो गई थी, 90% शटर डाउन था, उसमें मुंडी डाल के, सुंदर अन्ना, ओ सुंदर अन्ना, अन्ना एक फ़ोन कर। अरे क्या तुम इधर साउथ का, क्या तुम रात को 2 बजे इधर आके कॉल कर रहे गए, दुकान बंद, शटर डाउन करके, साफ तो पाई हो गया, अभी नहीं अन्ना प्लीज़। कॉमेडियन है ना राजू श्रीवास्तव भाई, भाई उसके फ़ोन बहुत ज़रूरी है, मेरा काम। एक क्या तुम करते हैं मिश्रा यार, दिन आने गई इधर, रात को 2 कर दे भाई। पीठ से उठाया शटर, ऊपर गया, घुसा, धप से सिक्का डाला, पोंक पोंक पोंक, हाँ अशोक, हाँ राजू भाई प्रणाम, हाँ प्रणाम। अरे लो अगली आवाज़ सुनो, हेलो, अरे बाबा अशोक मिश्रा, कमाल कर दिया बाबा। जॉनी लीवर की आवाज़ थी। मैंने कहा भाई बताइए। यार मुझे तुम्हें ये बताना था, उस जोक में कोई नहीं दम था, मैंने देखा जोक में दम नहीं था, बट तुम्हारा परफॉर्मेंस जो था। अभी राजू को बोला कहाँ पे हो, मैंने कहा घर पे। आओ अभी आओ। अरे अभी आओ, रात को 2 बजे। लेकिन अब फिल्मों में टॉप स्टार जॉनी लीवर, वो बुलाए ना जाऊं, घर भागा, जो भी पहनना था पहना, रिक्शा पकड़ के, ओवर बजट हो गया मैं, रिक्शा पकड़ के पहुंचा अंधेरी, और ओशिवरा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने वाला राजू श्रीवास्तव जी का ऑफिस है, वहाँ पहुँचा। जॉनी भाई खा पी रहे थे मस्ती, तो गले लगा के माथा होता चूमा। एक तो ये वाकया हो गया, और कट्टू दूसरा बताता हूँ। मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी बैंड्रा महबूब स्टूडियो में। तो जॉनी लीवर जी और राजू श्रीवास्तव जी मुझे क्या बोले कि चलो मेरे साथ, अगर पॉसिबल हुआ तो सूरज बड़जात्या से तुमको मिला तो दें, काम मिलना नहीं मिलना गॉड नोस। तो ये दोनों थे उस फिल्म में, करीना कपूर, ऋतिक, सब लोग थे वहाँ, अभिषेक बच्चन। तो मैं स्टूडियो में एंटर हुआ, जॉनी भाई निकले, ये गाड़ी से उनकी, मैं निकला, मैं जॉनी लीवर जी, राजू श्रीवास्तव जी, तीनों ऐसे खड़े थे, और मैं गरीब सा ऐसा पतला सा, लेकिन अब लोग पहचानने लगे थे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, तो ऐसा कर खड़ा था मैं भी। सामने से अभिषेक बच्चन गाड़ी से उतरा और ऐसे कर रहा है, तो मैंने जॉनी जी को बोला, मैंने, क्योंकि जॉनी लीवर वो दोस्त हैं, तो मैंने कहा भाई अभिषेक बच्चन आपको बुला रहा है। तो वो फिर ऐसे कर रहा है, तो मैंने, तो राजू भाई अभिषेक बच्चन आपको बुला रहे हैं क्या? तो क्या? तो अभिषेक बच्चन धीरे धीरे वॉक करता हुआ आया, तो जॉनी भाई भी आगे बढ़े। मैं इसलिए नहीं बढ़ा कि मेरे से कोई रिलेशन नहीं, तो मैं क्या बढ़ूँ। पास में आया और ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोल रहा है,
कल रात को यार मैंने एक लड़का देखा टीवी पे कॉमेडी करते हुए, एकदम आपकी शक्ल थी। और जॉनी, अरे यही है बाबा, ये वही बच्चा है बाबा, क्या बात है, स्टार्ट है बाबा। इतनी खुशी हुई, मैंने कहा सर एक फोटो लूं क्या? तो 500 का कैमरा खरीदा था गरीबी में, कोडक का, उससे मैंने दिया। और राजू श्रीवास्तव जी ने फोटो खींचा था, जो आज भी मेरे घर में फ्रेम करके रखा हुआ है। तो प्रेम की दीवानी पे फ्रेम की दीवानी हो गई। तो वो फोटो अभिषेक के साथ मेरा। उसके बाद कहीं कादर खान साहब ने मुझे, अब कट टू जहां से मेरी जिंदगी का एक अलग ट्विस्ट आया, उस पे आता हूं। ओके। एक दिन पेजर पे ही फिर आया, कॉल मी अर्जेंटली, कुमार सानू, जो उस वक्त के सबसे महान गायक कलाकार, आप जानती हैं। हाँ। दुनिया को प्यार करना उन्होंने सिखाया, अलका याग्निक, कुमार सानू। जहां देखो हे ला ला ला, जहां देखे रेडियो टीवी ये वो, मैं पागल फैन उनका। मैंने कहा यार ये क्या? तो मैंने राजू भाई को पहले कॉल किया, मैंने कहा कि कुमार सानू का मैसेज आ, बोलो जल्दी भागो। गया तो कुमार सानू स्टूडियो में ऐसे राजा की तरह बैठे थे, पूरा गोल्ड वोल्ड पहने। कह रहा अशोक मिश्रा, बंगाली टोन, अशोक मिश्रा फैंटास्टिक, टू गुड, होता रहा वो कॉमेडी कर रहा, साला जबरदस्त जबरदस्त, साला मेरा कॉपी करता है रे। तो मैं एक आइटम बनाया था कि कुमार सानू सब्जी बेचेंगे तो कैसे, अच्छा। तो वो मैं टीवी पे किया था, उनकी नज़र पड़ गई उस पर, तो बहुत खुश हुए कि मेरी मिमिक्री भी कर रहा है और कॉमेडियन है। तो उस पर मैं करता था कि एक लेडी आई और कुमार सानू सब्जी बेच रहे हैं, बोले सानू जी इधर कहीं चिकन नहीं मिलेगा क्या? तो अब सब्जी बेचने वाला कुमार सानू बोलता है, भिंडी है हरी हरी और तुम चिकन खाने की बात करती हो। और सानू जी धनिया, मैं धनिया दिला दूंगा मिर्ची के साथ में। अरे लेकिन मिर्ची कहाँ है? उधर देख, गाजर के सामने मूली के पास, उधर उधर मिर्ची रहती है, ले लो तुम। तो ये सानुदा को बहुत अच्छा लगा था। सुना सुना मेरे स्टाफ को सुनाया, इतने खुश, तेरा पासपोर्ट है? मैंने कहा दादा बना के रखा, आज तक कहीं नहीं गया। नया पासपोर्ट बना के रखा था, कहीं टूर नहीं हुआ था। मैंने कहा है, तो बोला यूरोप चलेगा? तो पहले तो लगा धरती फटे मैं घुस जाऊं खुशी के मारे। तो मैं झूठ मूठ का एक्टिंग कर रहा हूँ। जी दादा यूरोप? हाँ दादा जहाँ भी बताइए। बैठ, चाय पिला इसको, जास्ती पैसा नहीं देगा रे? तो मैंने कहा जी दादा। 20,000 देगा, जास्ती नहीं। 20,000 तुरंत इमेजिन कर रहा हूँ, 20,000, और कॉन्फिडेंस भी। हाँ दादा, दादा आपको जो, दादा आप महान है, आप जो दें। अंदर सोच रहा हूँ बस मर ना जाऊं खुशी के मारे। और 2 शो रहेगा रे, हॉलैंड बेल्जियम का 2 शोज, ठीक है चलेगा ना? दादा पासपोर्ट भेज दिया, वीज़ा आया, चले गए। 1999 में पहली बार यूरोप टूर, सीधा एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे उतरा। और इंडिया में भी मैं जहाज़ में नहीं बैठा था, सीधा KLM की वर्ल्ड क्लास फ्लाइट में बैठा। और उतरा जब वहाँ पे, तो ऐसा जैसे मुंबई में उतरा था। ये क्या है यार, ये कहाँ आ गया विदेश? अब सोचो ना, ये भी यूरोप, चिल्ड, बर्फ गिर रहा है, ठंडा मौसम। बाहर निकले, बड़ी सी गाड़ी आई, उसमें बैठ के गए, 5 स्टार होटल में स्टे मिला, फिर शो किया। तो वहाँ भी कुमार सानू के सामने, सानूदा के सामने सबकी इनकी नकल की, सारे सिंगर्स की नकल किया। और उसके बाद जब मुंबई आया करके शो, मुझे 20,000 रुपये मिले, जाके खुशी से पागल हो गया पूरा। फिर धीरे धीरे सारे सिंगर्स ने बुलाना शुरू किया। फिर अलका जी, फिर विनोद राठौर, जिन्होंने वो सब गाने, छुपाना भी नहीं आता, तो उनके सामने भी उनकी नकल, हे हाँ हो हाँ हाँ हाँ, हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही क्यों। तो एकदम अशोक भैया सर, आप तो मेरी आवाज़ में सर। तो सब लोग प्यार करने लगे। और इन सब के साथ फिर जैसा कि बताया आपको कि 35 देशों का दौरा,
मैंने अब तक किया है। 11 पासपोर्ट भर गए हैं और इस तरह वर्ल्ड वाइड शोज चल रहे हैं और बाकी तो नाइस। सर आप ये बताइए कि आपने बचपन में ही लोगों को नोटिस करना, उनकी मिमिक्री करना शुरू कर दिया था, ये किस एज में आपको लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ? आपने कब लोगों को कॉपी करना शुरू किया? ये सवाल बहुत अच्छा है। नहीं तो लोग क्या छोड़ देते हैं, बोलते रहो वैसा। बट आप इससे पता चलता है कि आप या तो गहन अध्ययन किया है या आपकी वो समझ है कि ऑन द स्पॉट आप ये पूछ रहे नहीं हो। सर, अध्ययन तो नहीं और किया ये है। ज़रूरी है, नहीं तो सीधा कैसे कोई आ सकता है। तो जब मैं छोटा था, जैसा कि बताया स्कूल में और वहाँ सब गाया करता था मैं, कि आर्टिस्ट वाकई बन के ही आता है, ऊपर वाला बना के भेजता है ये जा। अब यहाँ नीचे आके हमें अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, बट वो भेजता है बना के। तो जब गांव में, जब एकदम छोटा था तब की बात कर रहा हूँ, जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तो मेरे गांव में एक लेडी थी, उनके बेटे का नाम बिल्लू था। तो बिल्लू शरारती था, इसलिए शायद नाम बिल्लू होगा। तो वो चाची अब इस दुनिया में नहीं है बेचारी। उनकी आवाज़ है ना मर्दों जैसी थी। अच्छा, वो लेडी की। हाँ, मेरी पड़ोसन थी गांव में, तो मर्दों की आवाज़ थी। तो उनकी एक दिन मैंने नकल निकाल दिया तो पूरा गांव पागल हो गया, भले यार एकदम हू बहू वही। यहाँ तक कि उनके सामने करवा दिया, उसने लाठी लेके दौड़ाया मुझे। जो लाठी लेके चलती थी। ए अशोक, कहाँ रे, कहाँ दिन भर घूमता रहता है धूप में रे? ऐसे घूमोगे तुम्हारे पिताजी को बोल दूंगी तो इतना मारेंगे गिरा गिरा के कि तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करता है रे? अरे ने। तो मैंने कहीं कर दिया, गांव वाले जिनको नहीं आ रहा है वो भी ने उसकी नकल कर रहा है। अब सारे गांव के लड़के बूढ़े भी वो बुढ़िया बेचारी परेशान। एक दिन मेरे घर आई, बोलती है इसको समझा लो नहीं तो मारूंगी, इतना दिमाग सही हो जाएगा। तो बचपन से इस तरह की चीजें थी। सर ये गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं क्या? गॉड गिफ्ट, यस, गिफ्ट है, वही बना के भेज। सर अभी मेरे जहन में एक बात आई, क्योंकि मैंने अभी इतना सुना, आपने इतना गुनगुनाया, तो आपने सिंगर बनने का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत है कि नहीं, लेकिन हाँ कॉम्प्लीमेंट लोगों से मिलता है। आपने भी दिया, थैंक यू सो मच। एक खूबसूरत महिला से अपनी तारीफ सुन के बहुत खुशी होती है, जो मुझे भी हुई। अब इसके आगे की बात, ये जो थोड़ा बहुत गा लेता हूँ मैं, जैसा कि बताया कि कुमार सानू जी, उदित जी, विनोद जी, इनके साथ शोज़ किया, इसके फ़ायदे भी कई हुए। जैसे मुजफ्फरपुर बिहार में परफॉर्म कर रहे थे, उस दिन विनोद राठौर साहब का गला बैठा हुआ था। अच्छा। और शो में आ गए, वही लीड सिंगर हैं और आवाज़ बैठी है। तो उन्होंने रूम में बुलाया और मुझे एक चीज़ बताई, अशोक भैया आज तो मेरी वाट लग गई है अशोक भैया, गले की हालत ख़राब। मैंने, सर इसमें आप गाएंगे कैसे? बोला संभाल लेंगे, शादी का शो था, संभाल लेंगे भैया, गॉड इज़ ग्रेट अशोक भैया, इसलिए आपको बुलाया मैंने। अशोक भैया थोड़ा आप मेरे साथ स्टेज पे थोड़ा सपोर्ट करिएगा गाने में। और ऊपर वाले की दुआ से सारे सिंगर्स के सारे गाने मोस्टली मुझे याद हैं और वो टोन भी पकड़ता हूँ, सबसे बड़ी बात। तो जो भी थोड़ा बहुत आता है। तो मैं स्टेज पे गया, विनोद राठौर जी की होस्टिंग की कि विनोद जी के लिए ज़ोरदार तालियां, वो आएंगे। वो आए, नमस्ते बोले, ये वो किया और गाना शुरू किया और गला ही बैठा हुआ है। गोविंदा की फिल्म का गाना, क्योंकि शादी का शो था। हाँ। तो विनोद जी का गाना मैं गा रहा हूँ, विनोद जी भी साथ में पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा, और लीड सिंगर मैं हो गया। और सुनो ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, और सुनो ससुर जी, वो गाना जो है ना, हाँ। माँ, पूरा नहीं गाऊंगा, जानती हैं आप। हाँ, यूट्यूब गाइडलाइंस। मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी, वो सब हुआ। इसी तरह 1.5 घंटा हम लोग खड़ा होकर गाना गाए। शुरू वो करते थे और सपोर्ट में मैं आके। तो मेरी गायकी का एक तो ये जो फायदा है ये हो जाता है, तो वहाँ गा लेता हूँ, जैसा आपने पूछा कि गाते क्यों नहीं। और दूसरा, टी सीरीज पे आज से कुछ 7-8 साल पहले कोई एक प्रोजेक्ट लेके आया, बोला कि सर आप बहुत अच्छा गाते हो सर, मैं चाहता हूँ आपका एल्बम बनाऊं। तो मैंने थोड़ा सा बच्चन साहब का मूड देखे एक गाना गाया जो हमारे यूपी बिहार में बहुत प्रचलित था, खेतों में लोग गाया करते थे। तो उस गीत को पूरा लिखा भी मैंने और गाया भी मैंने। और मकई, मक्के के दाने, हाँ। मकई तोहर गुन गवलो ना जाला, मकैया रे तोर गुना। तो उसमें 10 गाने गाए मैंने। तो टी सीरीज का वो एल्बम यूट्यूब में मिलेगा। तो इस तरह मैं यहाँ वहाँ गाता रहा। फिर एक रचना चोपड़ा मेरी सिंगर है, उनके साथ एक गाना गाया भी। बिल्कुल, हमने उनके साथ भी पॉडकास्ट किया है। हाँ। अच्छा, आपका हुआ है ना? हाँ, हाँ हाँ जी। तो वो भी अच्छी दोस्त है। तो कुमार सानू जी के साथ भी वो वर्ल्ड वाइड शोज करती हैं। तो उसने और मैंने भी गाया। तो इस तरह जगह जगह जहाँ मौका मिलता है। और उससे बड़ा फ़ायदा मेरे क्या होता है
कि ऑन स्टेज जब मैं होता हूँ, जैसा कि बताया कि उदित जी गा के जैसे ही गए, तो उन्हीं की नकल उन्हीं के दर्शकों के सामने जब मैं करता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। ओके तो मेरी सिंगिंग का जो भी मुझ में है, 2 पैसा ही सही, मैं ऐसे यूज कर लिया करता हूँ। अच्छा जी। सर, मुझे एक जिज्ञासा है कि अगर आप कोई गाना अपनी आवाज में गाएंगे तो वो आपकी आवाज कौन सी होगी, कैसी होगी? ये बहुत ही डिफिकल्ट सच में आपने उसका और ऐसा कई लोग बोलते हैं और ये सच्ची बात है, क्योंकि जिन गानों को सुना है उसकी हमने कॉपी की है। राइट। ऊपर से मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ मैं, तो इतना आत्मसात किया है ना अंदर, अपने उसको डाल दिया है कि मेरी आवाज़ में मैं गाऊँ तो फिर भी वो आवाज़ आएगी। खुद की। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन वो आता है। वो अच्छा। जैसे किशोर दा का गाना गाऊंगा तो किशोर दा का मूड आएगा उसमें। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अब मैं सच बोल रहा हूं, मैं अपनी आवाज में गा रहा हूं। अच्छा। लेकिन इतना सुना है, हाँ, लेकिन वो सुनने में फिर भी वैसा। लेकिन पूरा किशोर दा अगर करूं तो थोड़ा और होगा। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो मुश्किल है, लेकिन सर, आपके सुर इतने पक्के हैं, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है क्या? कोई ट्रेनिंग नहीं, बताया ना, गॉड इज ग्रेट। और वही जो देते हैं, जो दिया है उसी को गाता रहता हूँ मस्ती में भी, जैसे यहाँ भी गा रहा हूँ। सर, जो लोग कॉमेडी करते हैं अक्सर उनके बारे में ये बोला जाता है कि वो लोगों को तो बहुत हंसाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टेज से उतरने के बाद, पर्दा गिरने के बाद उनकी खुद की हंसी कहीं गायब हो जाती है, वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? पता है, फिर से आपको मैं बधाई दूंगा और आपको थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि हंसते हुए और हंसाते हुए चेहरे के पीछे की क्या कहानी है वो लोग अक्सर भूल जाते हैं। और हम भी इसलिए खुश होते हैं कि नहीं, हंसने दो यार, जाने दो। तो बधाई इस बात के लिए कि सच में आपके दिमाग को दाद दूंगा कि आपने कॉमेडियन से पूछा कि कितना सीरियस होता है वो, बिल्कुल। पीछे की स्टोरी क्या है। बिल्कुल। और ये कड़वा सच है। आपको बताऊं कि वाकई राज कपूर साहब ने उस जमाने में कहा था, कि आपने वो गाना भी सुना होगा, शो 3 घंटे का, ये वो है ना, एक कॉमेडियन से ज़्यादा दुखी शायद सचमुच इस दुनिया में कोई नहीं होगा। उसका रीज़न ये है, जैसे मैं 3 साल पहले स्टेज पे जा रहा था, ये किस्सा भी बिहार का ही है। स्टेज पे जा रहा हूँ मैं, एकदम ऑल सेट हो गया मैं, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखा, और लेडी थी होस्ट, वो बोली थी, सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन मिस्टर अशोक। और मैं ऐसे कर रहा हूँ, अभी कुछ कर ही रही थी, इतने में फ़ोन आया, हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक प्रोग्राम है, बताइए कब, क्या, मैं करता हूँ। मोबाइल मेरे हाथ से गिरा, और वो कॉल क्या था मालूम है, कि जिनके गोद में पला बढ़ा हुआ मेरी सगी चाची का डेथ हो गया। और उधर बोलने ही वाली अशोक मिश्रा, और इधर मैं उठा के मैंने सोचा बोल दूं कि शो में हूँ, बाद में करूँगा, लेकिन मौत की खबर आई और ये मोबाइल छूटा गिरा। लोग देख रहे हैं कि यार मोबाइल उठा क्यों नहीं रहा है। नाम हुआ, स्टेज पे चला गया, तो उनको लगा होगा कि यार नाम हो रहा है अनाउंस, इसलिए भाग गया छोड़ के लग रहा है, बट फिर भी ऐसे ऐसे करके वो रखे होंगे, अंदाज़ा है। डस्ट में गिरा, धूल पे, वो रख लिया मोबाइल। मैं स्टेज पे आया, ये खबर सुना। अब आप सोचिए स्टेज पे जाते हुए मेरे जहन में क्या होगा, आप सोचिए खाली। मुझे रोना है, चीख मार के रोना है, और मैं हंसाने जा रहा हूँ। स्टेज पे गया और वहाँ जाके 45 मिनट्स की एंट्री, और पता नहीं कौन सा सुर लगा, कौन से देवी देवता ने सपोर्ट किया, अमेजिंग शो परफॉर्म किया। नीचे आया और धड़ाम से गिरा मैं। किसी ने पूछा अरे क्या हुआ क्या, तो एक दो लोग बोले अरे सर मोबाइल भी फेंक दिया था इन्होंने। तो मैं ऑर्गेनाइज़र को हिम्मत रख के अंदर घुसा, ग्रीन रूम में जो कपड़े का बना रहता है महोत्सव में, जाके बोला अरे मेरी चाची का डेथ हो गया यार, बस ऐसा बोला और बैठ गया। उसके बाद मैं ऊपर, आगे पीछे कौन है, भीड़ ने घेर लिया, कोई खबर नहीं, मैं रोता रहा। उसके बाद मुझे बोला गया कि सर आपने ऑलरेडी इतना एंट्री कर दिया है कि दूसरी एंट्री की ज़रूरत नहीं है, सर आप जाइए होटल में। तो मैं होटल चला गया, फिर जो भी रोना धोना ये वो किया, नेक्स्ट डे फ्लाइट लिया, फिर आया, फिर गया। तो उनकी मैयत में पहुंच भी नहीं पाया मैं, जला दिया गया बॉडी को। तो मेरी चाची की डेथ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, और पता नहीं भगवान क्या करते हैं कि मैं माँ बाप का सबसे छोटा बेटा रहा, आपको बताया, और इतना ज़्यादा दुलारा था मैं
कि मैं कहीं गिर जाऊं और रोने लगूं तो मेरे पिताजी दूसरे भाइयों को लाठी से या जो भी पत्थर या झाड़ू है उससे मारते थे कि तूने ध्यान क्यों नहीं दिया, रो रहा है वो। इतना प्यारा था। फिर वो जो स्ट्रगल और ये सब जो देखा और जो अंदर तपा, तो पिताजी की डेथ हो गई थी, आर्मी से रिटायर होकर गांव में किसानी करते थे। उसके बाद डेथ हुई तो मुझे लगा कि यार दुनिया ख़त्म। आप बिलीव करना 2006 में उनकी डेथ हुई है और तब से अब तक मैं सिर्फ हंसा रहा हूँ, मैं हंसना भूल चुका हूँ। मैं रोज़ी है मेरी, ये माइक रोज़ी है, स्टेज रोज़ी है मेरी। इसकी कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने हंसी ही छोड़ दी है मेरी। मैं टॉयलेट जाऊँगा वहाँ भी बैठ के रोता हूँ, मैं कार में अकेला, और ये दुनिया को बताना उचित नहीं है, लेकिन दर्द क्या होता है कॉमेडियन का वो बता रहा हूँ। सबको पता चलना चाहिए। तो मैं कार में बैठ के अकेले जब याद आएगी, क्योंकि पिछले ही साल मेरी माँ जिसके गोद में सर रख के अब तक मैं सो जाता था ऐसे, और मेरे बालों में ऐसे ऐसे जुआं ढूंढती थी, जू है नहीं, फिर भी बोलती थी जुआं है, कुछ भी पाती थी बोली यार इतना बड़ा जुआं, और वो कॉटन होता था। तो खैर इतना प्यार करती है माँ किसी की भी, तो ऐसी माँ भी चली गई। तो अकेले में बैठता हूँ गाड़ी में, मेरे बीवी बच्चों को नहीं पता कि अंदर कमरा बंद करके मैं कितनी बार रोया हूँ। ये अब आपने कुरेद दिया तो मैं बता रहा हूँ, अंदर कमरे में बंद करके मैं अकेला रोया हूँ। बाहर निकला मस्त एकदम और ज़्यादा एनर्जी के साथ, और बेटा बेटा थोड़ा कॉफ़ी बनाना ब्लैक। हाँ पापा, पापा आप थोड़े उदास, अरे लेटा था ना, वो समझ गई। मैंने कहा अरे लेटा था ना, आँख लाल लाल हो गई, जबकि मैं रोया हूँ, भर जम के रोया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि माँ बाप की याद आती है। जैसे अभी मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं हूँ कॉमेडी का, ठीक है, मैं कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव के बराबर नाम तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन एक भिखारी की ज़िंदगी मुंबई में आके जो गुजारा हो, 2-2 साल जो भूखा रहा हो, तो छोटे छोटे 2-3 घर हैं और चलने के लिए अच्छी गाड़ियां हैं, और इतना दुनिया घूमने का मौका मिला। जेब में 2 पैसे होते हैं कि जब जो चाहो खा लो, बच्चों को जो चाहो खिला दो, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं फील करता हूँ। बिल्कुल। नहीं तो आम आदमी को भगवान इतना कुछ नहीं देता है, जो मिल गया बहुत बड़ी बात है। और अच्छा प्रयास कर रहा हूँ कि और अच्छा नाम हो, बाकी जो मिला आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है कि काश पिताजी और माताजी जिंदा होते, ये सब देख, है ना। जैसे मेरे घर के जितने ऐसे लोग ऐसे देखते थे जहाज को गांव में, तो बोलते थे अरे बाप रे देख जहाजिया कितना ऊपर बा, भोजपुरी में ये गुजरी, लाइट्स देख के खुश होते थे। उन सब लोगों को मैंने, खानदान में जितने ऐसे लोग हैं सबको जहाज़ में घुमा दिया मैंने, सबको फ्लाइट में घुमाया। और मेरे बीवी बच्चे तो खैर घूमते ही हैं, जब मन में आता है तो लाखों लाखों रुपए का टिकट हो जाता है इस सीज़न में जब हम गांव जाते हैं। बिल्कुल 20-25 हज़ार एक टिकट का होता है, तो हम 5 जन हैं, एक साइड से लाख लाख रुपए का टिकट हो जाता है। तो ये बताने के लिए नहीं है, कहने का मतलब यह है कि इतना दुख झेलने के बाद छोटी सी जो खुशी ऊपर वाले ने दी है, इस खुशी को भी उस माँ बाप को मैं शेयर नहीं कर पाया, ये चीज़ मुझे बहुत रुलाती है। और आप बिलीव करना, कोई ऐसी दिवाली, कोई ऐसा दशहरा, कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जिसको मैं इंजॉय करूं। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, सबको बोलता हूँ जियो खुल के। बिलीव करना, मैं लगता है आज होली है, भगवान जल्दी ख़त्म कर दो होली, नहीं चाहिए। क्योंकि जब लोग दौड़ दौड़ के गुलाल फेंक रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और मैं ऐसे करके रोता हूँ उस दिन, जब गाड़ी में बैठ के नीचे आके रोता हूँ ज़ोर ज़ोर से, माँ बाप को याद करके। लगता है ये दिन ख़त्म करो जल्दी यार, नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि वो बचपन की सारी यादें, जो बहुत गरीबी में दिया लेके आना, उसमें तेल लेके आना, मेरे पिताजी मध्यम वर्गीय परिवार रहा, तो कैसे कैसे जुगाड़ करके वो फेस्टिवल में, लेकिन फिर भी खुशी से हम लोगों के लिए कपड़ा खरीद के लाते थे, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। इस बात का गम मुझे बहुत होता है, और मैं चीख चीख के रोता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं सचमुच नहीं हंसता हूँ। मैं यहाँ से निकलूँगा, गाड़ी में बैठ जाऊँगा, कोई हंसी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उतरते ही एक एक आदमी को बोलता हूँ कि भाई हंसो यार। आप सोशल मीडिया पे जुड़िएगा, अशोक मिश्रा कॉमेडियन नाम से, ब्लू टिक का एक नया मेरा अकाउंट है, एक उससे पहले हैक हो गया, और इंस्टा पे भी अशोक मिश्रा कॉमेडियन नाम से है। तो आप वहाँ देखिएगा, दिन रात मेरा लेक्चर ये होता है कि हंसो हंसाओ ये वो। मैं दुनिया को दिन रात हंसने की सलाह देता हूँ, और हंसना भी चाहिए। बट ये सच है कि मैं कॉमेडियन होके बहुत रोता हूँ। सारे ही कॉमेडियन रोते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, वो दिखाते नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जी बहुत मुश्किल, दूसरों को हंसाना। बहुत। और दूसरों को हंसाने वाले अक्सर खुद अकेले में रोते हैं। जी
बिल्कुल होता है। सर जैसे अभी आपने बताया कि इतना पेन होता है, इतना दुख होता है, क्योंकि आप भी इंसान हैं और ये एक इंसान का नेचर होता है कि कभी अंदर से आवाज़ आती है कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं लोगों को नहीं हंसाऊंगा, मैं नहीं करूँगा। तो कभी अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। हाँ, नहीं, दुख तो बहुत होता है, अनगिनत बार होता है। इंसान होने के नाते जैसा कि आपने बताया, कई बार शोज़ में चले गए, फ्लाइट से जा रहे हैं, 5 स्टार में रुकने को मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, गए वहाँ बेड पे लेटा, ऐसा अचानक लग रहा है कि यार आज परफॉर्म करने का मन नहीं है। किन्हीं कारणों से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। भाई सभी इंसान हैं और कॉमेडियन बेचारा झेलता है, तो उस दर्द को भी उसी बिस्तर पे छोड़ के मस्त फिर अपने पीठ थपथपाता हूँ खुद ही कि हटाओ यार, दुनिया को हंसाने का काम दिया है ऊपर वाले ने, तुम क्यों उदास होते हो। फिर शेविंग करता हूँ और ज़बरदस्ती जीना है तो अपना वो डर भगाता हूँ और अंदर से उस दुख को भगाता हूँ, हटा यार, है ना। हंसते हंसते कट जाए, अरे कट जाए, रास्ते की जगह दाढ़ी कट गई यार गाते में। तो ये सब करते हुए शेविंग किया, नहाया धोया, शावर ले रहे हैं, उसमें चीख चीख के पूरा जोश में एकदम मस्त रेडी हुआ, सूटेड बूटेड, नीचे मारा फ़ोन, ड्राइवर आया, गाड़ी लेके सीधा वेन्यू पे गया। वहाँ गए, जब वहाँ लोग आते हैं, सर अशोक सर प्लीज़, सर बैठ सर, सर क्या आप कुछ लेंगे, सैंडविच वगैरह कुछ सर, कॉफ़ी, कॉफ़ी भी सर, कॉफ़ी अच्छी बना, सुन बेटा सुन, 2 कॉफ़ी लेना, एक मेरे लिए भी, एक सर के लिए लेना, एक मेरे लिए। हाँ सुन, शक्कर नहीं डाला, तुम लोग पागल हो क्या, 3 बार बोल चुका मेरे में शक्कर मत डाला करो। सर आप शुगर, अरे नहीं रे, कौन ब्लैक कॉफ़ी में कोई शुगर नहीं लेता है सर। और सर वो आपका वीडियो ज़बरदस्त है सर, वो अच्छा है सर। आज की जो ऑडियंस है ना वो थोड़ी इस टाइप की है, इसमें यूपी बिहार के लोग भी मिक्स हैं, तो आप बेसिकली यूपी से हो तो थोड़ा और अच्छे से वो आप कर सकते हैं सर, वो रखिएगा इनपुट्स थोड़ा यूपी वाला भी। और बाकी तो सर हाँ वो कर सर, हो गया ना सर, आपको 50% एडवांस दिया था, बाकी जो बैलेंस है सर अब भी दे दूँ अभी, नहीं बाद में देना, नहीं इतना खर्ची नहीं, ठीक है चलो सर, मैं कॉफ़ी भेजता हूँ सर, ठीक है चल राइट सर। वो गया, सारी बातें हो गई, अंदर से चार्ज भी किया, उसके बाद फिर जाके धाप से गिरो। और अक्सर मैं जाके स्टेज पे खुद बोलता हूँ लोगों के लिए भी, उससे खुद भी इंस्पायर होता हूँ कि दोस्तों आप हमारे सामने बैठे हैं, मुझे पता है आप गम के समंदर में है, बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी की शादी टूट गई, किसी का चेक बाउंस हुआ है, किसी की माताजी का निधन हो गया, ये हम सबके साथ होता है। लेकिन हंसिए, खेलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, देर न करिए, जल्दी रहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी ज़िंदगी, आपको लगता है कि अशोक मिश्रा इज़ ए कॉमेडियन तो बहुत खुश होगा, ऐसा नहीं है, मैं भी दुख में रहता हूँ फिर भी हंसाता हूँ, कि मेरी ज़िंदगी की अजब कहानी है, जिसे मैंने चाहा वो बेगानी है। मेरी ज़िंदगी की अजब कहानी है, जिसे मैंने चाहा वो बेगानी है। यूं तो आपको हंसाने के लिए जिंदा हूं यारों, वरना सारी दुनिया को बहा दूं, इतना मेरे आंखों में पानी है। क्या बात है। लेकिन हंसिए, क्योंकि क्या करोगे तिल मिला के होगा वही जो होना होगा कुल मिला के। क्या करोगे तिल मिला के होगा वही जो होना होगा कुल मिला के। रहा करो मिल मिला के, हंसा करो खिलखिला के, एक न एक दिन दांत टूट जाएंगे हिल हिला के। तो थोड़ा सा लाइट मोड होता है, उसके बाद कोई पेट वाला आदमी ऐसे आगे, कॉमेडियन लोग होता है, गुड जो बढ़िया। तो उसमें कॉमेडी, शेरो शायरी, ये वो सब करके एक माहौल बना के 1 आध घंटे की कॉमेडी करते हैं और बैक टू पवेलियन। सर जब ऐसा माहौल होता है, आप वैसे मूड में होते हैं कि आज कॉमेडी करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ती है, तो क्या एक इंसान, सिचुएशन या ऐसी कौन सी बात है जो आपको मोटिवेट करती है? इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये सोचता हूँ कि यार अगर कहीं नौकरी करता तो लाख चाहते नौकरी पे जाके आपको ड्यूटी तो करनी होगी, तो दिस इज़ माई ड्यूटी, तो ये एक तो इसलिए करना है। दूसरा, नहीं करोगे तो बच्चे भी तो भूख से मरेंगे, है ना। आपकी EMIs हैं, कार का पेट्रोल है, घर का खर्चा है, ये है वो है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो काम करना है। और काम सचमुच पूजा समझना चाहिए काम को। बिल्कुल। काम वाकई पूजा है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं, एक लाइन आपने सुनी भी होगी, सबने सुना होगा कि लोग तभी पूछते हैं आपसे कैसे हो जब आपके जेब में पैसे हो, नहीं तो पैसे नहीं है तो आज के डेट में आपसे कोई आपकी खोज खबर नहीं लेगा, घर वाले ही आपसे बातचीत बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट है और काम, तो इसलिए चाहत ना भी हो तो काम करो, क्योंकि वो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर जैसे अभी की जनरेशन में, हमारे यूथ में अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, कॉमेडी करना चाहता है, कॉमेडियन बनना चाहता है, तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो यही है कि सबसे पहले तो जैसे मैं इतने साल लग गए मुझे, उसमें कई साल सचमुच मैं गुमराह रहा, क्योंकि मैं वहाँ से जब भागा था तो सीधा हीरो बनने आया था, बताया आपको, है ना।
हीरो बनना आसान तो है नहीं। राइट। तो उस एज में हमें ये समझ नहीं आता है कि मैं हीरो बन पाऊंगा कि नहीं। लोग बोलते हैं दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्या 85 साल का आदमी 25 साल का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। बोलते हैं कोई काम मुश्किल नहीं है, नहीं है तो 85 साल 90 साल के बच्चन साहब को एक बार फिर से जवान कर दो, मैं चाहता हूँ जवान हो जाए, हो पाएंगे क्या? नहीं होगा। इसका मतलब कई ऐसे काम है जो नहीं है पॉसिबल। तो हीरो बनना बन सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार जो जो चीज़ें चाहिए एक हीरो बनने के लिए, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। बॉक्सिंग, है ना, हॉर्स राइडिंग, डांस, ये वो, तो मुझे लगा यार बहुत सारी चीज़ें मेरे में नहीं है, तो हीरो बनना छोड़ा। और दूसरा ये कि अभी हमको पेट पालना है, इसलिए ये सब जो मिलता है करते जाओ। तो इसलिए कॉमेडी शुरू से करता था, तो इसमें एंटर हुआ और इस काम में लग गया। ओके सर, एक सवाल है जो अपने हम जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा लीक से हटके है जी। क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में, और यहाँ पे यूपी बिहार वालों के लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेंस कम है। उनको मतलब एक तो इन लोगों को यूपी और बिहार दोनों को इन्होंने ज्वाइंट कर दिया है। इन लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि यूपी एक अलग स्टेट है और बिहार एक अलग स्टेट है। बिल्कुल। और अभी जो चल रहा है, आपने देखा होगा रिसेंट में कि मराठी बोलो, आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अब इस पे देखिए, कुछ लोग डरते हैं, नहीं नहीं पॉलिटिक्स में मेरे को घुसने का नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में घुस कहाँ रहा हूँ, और आप भी घुस के बात नहीं कर रहे सच बोलने, जो सच है वो है। राइट। तो मेरा मानना है कि पहले तो ये जो पॉलिटिशियंस करते हैं ना, वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। एंड एक पॉइंट ये भी है सर कि अगर ये भाषाओं के आधार पर हम स्टेट को संभालने लगे तो फिर यूपी के लोग यूपी में रहेंगे, बिहार में, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, बिल्कुल। फिर हिंदुस्तान में रहने का क्या मतलब है? हिंदुस्तान में रहने का मतलब क्या है? और दूसरा ये आपकी जानकारी के लिए, इंदौर मध्य प्रदेश, जहाँ से मैं मुंबई आया, इंदौर में 90% लोग महाराष्ट्रियन है, आपको बता दूं, 90% लोग। राइट। और उतना प्यारा शहर है ही नहीं। देश के साफ सुथरे शहर का अवार्ड पिछले 8 साल से इंदौर को मिलता है, नंबर 1 शहर है देश का। राइट। और वहाँ मराठी भाई हैं। अगर एमपी वाला भगाना शुरू कर दे तो आप कहाँ जाओगे? इसलिए ये मुद्दा ही बहुत गलत है। हमारा देश है, हमें आज़ादी है। अरे यार, हम अमेरिका में जाके रहते हैं, ये तो हमारा देश है। राइट। अपने इंडियंस अमेरिका में, और वहाँ कहाँ कहाँ भरे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना क्लियरली बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने से झिझकते हैं, हाँ, नहीं उतना क्लियरली बात मेरे पास करते है क्या कि डर है? आओ मुझे मार दो, जमीन पे गिरा दो, उससे और अच्छा रहेगा, मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान कहलाऊंगा। नहीं सर, ऐसे तो मतलब कोई गुंडागर्दी थोड़ी चल रही है कि आओ गिरा दो मार दो। सच बोलने के लिए तो मतलब सबके पास बोलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके पास है ना। तो गलत है ना। तो सर, इससे पहले कि हम लोग अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ जाएं, थोड़ा सा अगर आप, और टीम यहाँ बैठी है, सब आपको देख रहे हैं कि हंसा दे थोड़ा सा जाते जाते, क्योंकि मैंने शायद बहुत सीरियस बातें कर दी हैं। नहीं, सीरियस और माहौल को मैंने बहुत ऐसे गमगीन बना दिया। नहीं, पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि सारे शेड्स आने चाहिए। राइट। सामने वाला जो बैठा है उसकी पर्सनालिटी का जितना वो है, पहलू है, वो सब आना चाहिए, तो देखने वाले को मजा आता है। तो उसमें गम भी आता है उसमें, क्योंकि सर एज अ कॉमेडियन तो लोग आपको सुनते ही हैं, हाँ, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर उस हंसाने वाले इंसान के पीछे कौन सा इंसान है, ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। और कॉमेडी कहीं पैदा होती है। अब देखिए, एक हमारे परिचित हैं, देखिए सबसे पहले तो ये कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के जो अंग हैं उस पे भी कॉमेडी होती है। अच्छा। अगर तरीके से किया जाए तो, किसी की इंसल्ट करके नहीं। क्योंकि मेरा मानना है किसी आदमी की आप इंसल्ट मत करो, राइट। प्यार से करो। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट शोज ये वो हम लोग करते हैं, तो बहुत सारे टकले गंजे लोग बैठे रहते हैं आगे, ठीक है, तो कुछ लोग क्या ऐसे, अरे सर को देखो टकला टकला बैठा है, टकला, ऐसा करोगे तो आदमी मारेगा, पहली बात। दूसरा, वो बड़ी हस्ती है भाई, किसी कंपनी का एमडी है, और ना भी हो तो आप मजाक मत उड़ाओ इस तरह से। आप टकलों की बात करो, क्योंकि हंसी मजाक अगर हम इंसान पे नहीं करेंगे। जैसे एक चीज मुझे बुरी लगी कि बच्चन साहब ने इन दिनों एक चीज रजिस्टर्ड कराया कि उनकी नकल करते हुए जो पाया जाएगा टीवी वगैरह पे, उसके ऊपर केस कर देंगे, मानहानि का दावा करेंगे, करोड़ों रुपए उसको देना पड़ेगा। अनिल कपूर ने भी ये करा लिया, अभी जैकी श्रॉफ ने करा लिया। तो कुछ लोगों ने इतना गंदा कर दिया ना कि उन लोगों ने ये सब कराया कि आप मेरे पे करोगे तो मैं आप मानहानि का दावा करूंगा। तो टीवी पे कुछ लोगों ने बहुत गंदा, हाय हाय हाय, अरे ये बच्चन साहब की आवाज थोड़ी है। शालीनता से, तरीके से बोलिए कि हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब अगर होते तो ऐसे बोलते, हाय हाय बैल वो हाय, अरे भाई, इसका मतलब टू मच।
तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने ये चीज़। लेकिन इस तरह इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर हम इंसान होकर इंसानों की नकल नहीं करेंगे तो किसकी नकल करेंगे? अगर हम गोविंदा की नकल करें, वो केस कर दे, मिठुंदा हमारे पे केस कर दे, तो फिर तो हम कॉमेडी ही छोड़ देंगे। राइट। है ना? बैल बकरी इनकी आवाज़ें तो हर कोई नहीं निकालेगा ना हंसाने के लिए, तो ये थोड़ा गलत लगता है। तो शालीनता से की जाए तो हर कॉमेडी अच्छी लगती है। जैसे अब कोई गंजा भाई बैठा होता है तो मैं बोलता हूँ आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, जैसे हमारे सर बैठे हैं, रिस्पेक्ट देके, जैसे हमारे सर बैठे हैं, सर बहुत रिस्पेक्टेड हैं, सर बहुत प्यारे हैं, लेकिन सर के सर पे बाल नहीं है। क्या बात है, माल बहुत है, बाल नहीं है। सर के लिए तो एक शेर है कि मंडप में कहने लगी मुझसे मिस कपूर कि मर्दों के मांग में क्यों भरते नहीं सिंदूर। मंडप में कहने लगी मुझसे मिस कपूर के मर्दों के मांग में क्यों भरते नहीं सिंदूर। मैंने कहा अगर मर्दों के मांग में सिंदूर भरे जाते तो अब उसकी तरफ नहीं, दुनिया के सारे टकले कंवारे रह जाते। ठीक है, अब ये हो गया। मैंने कहा एक गंजे भाई से मैंने पूछा कि बम्बई में आप कब से हो? अशोक साहब बम्बई में हमको 25 साल हो गया। तो मैंने कहा घर ले लिया क्या? नहीं घर नहीं लिया, अभी ये खाली प्लॉट लिया है, अब इसी पे बंगला बनेगा। एक दिन देखा आपने ये टकला भाई अपना सर कलर कर रहा था, तो मैंने कहा कलर क्यों लगा रहे हो सर पे? कौन सा? लाल रंग से पूरा। मैंने कहा ये क्या है? ये मेरा हेलमेट है। स्कूटी चलाऊंगा ना तो हेलमेट मांगते हैं, तो ये ऑलरेडी इन बिल्ट हेलमेट, खाली कलर हर बार चेंज करता हूँ। एक देखा टकले को कंगा लेके घूम रहा है। मैंने कहा सर पे बाल नहीं है, कंगा लेके घूम रहे हो? अशोक भाई आशावादी इंसान हूँ, कल को बाल आ गए तो। ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना? और इनकी कोई मांग नहीं होती है, ये आपने जानती हैं। हाँ, टकलों की मांग नहीं होती, इनकी कोई मांग नहीं होती है, तो बहुत प्यारे लोग होते हैं। इसी तरह मोटा जो इंसान होता है वो अक्सर पैसे वाला होता है। कभी भी देखना सेठ, जिसका निकला हो पेट वही होता है सेठ। मोटे खाते बहुत हैं। मोटा होने का फायदा भी बहुत है। मोटे आदमी को कोई ये नहीं बोल सकता ए चल पतली गली से निकल, क्योंकि बेचारा निकल ही नहीं पाएगा। अब ये मोटे होते क्यों हैं? क्योंकि मोटे खाते हैं जंक फूड, वो भी एक नहीं 4-4 प्लेट जंक फूड खाते हैं, एक नहीं 4-4 प्लेट, और पैसा देते हैं वहां जाके डबल रेट। थोड़े दिन बाद निकल जाता है उनका पेट, बन जाते हैं वो सेठ, बहुत जल्दी हो जाते हैं लेट। उसके बाद 4 लोग कंधे पे उठा के बोलते हैं गेंडे का बहुत ज़्यादा है वेट, तब जाके आता है शमशान का वो गेट, और वहाँ लकड़ी वाला 1 ट्रक लकड़ी देके इनसे वसूलता है 4 गुना ज़्यादा रेट, और कोई ये भी नहीं बोलता कि सेठ वाज ग्रेट। अरे भाई अच्छे से खाओ, कम खाओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इतना क्यों खाना? मेरा मानना है कि दुनिया में फिट रहना चाहते हो तो रोज़ करो एक्सरसाइज। फिट रहना चाहते हो तो रोज करो एक्सरसाइज, नहीं तो जाओ मार्केट से खरीद के ले आओ कपड़ा XXL साइज। कौन रोक रहा है? तो इस तरह की बातें। अब मेरे एक दांतों वाले चाचा हैं, और अशोक बाबू क्या हाल चाल, बहुत दिन हो गया, आपका दर्शन दुर्लभ है। बाबू एक चीज देखा, आपकी कॉमेडी में फुहरता नहीं है, आप स्वस्थ हेल्दी कॉमेडी करते हैं। माँ बाप भाई बहन बीवी बेटा बच्चा किसी के सामने जोक सुनाओ, आपका वल्गैरिटी नहीं होती है। क्या कर रहे हैं चाचा? क्या हुआ बाबू? आप बात कर रहे हैं, आपके मुंह से थूक आ रहा है, मेरा अभी तक गीला हो गया, थूक दिया, मुंह पे पानी निकल रहा है मुंह से आपके। अशोक बाबू क्या बताऊं, दरअसल दुनिया वाले कहते हैं कि मेरी बातें जो हैं बहुत बोर करती हैं, यानी मेरी बातें बोरिंग है, और जहां बोरिंग होगा वहां पानी तो निकलेगा। तो ये पानी जो है बोरिंग का है, सो डोंट माइंड, आई एम वेरी सॉरी। चाचा करते क्या है? मैं डेंटिस्ट हूं, मेरे दांत बाहर ऐसे नहीं निकले, मैं डेंटिस्ट हूं, दांतों का दवाखाना है। पिछले महीने मेरी बीवी के नाम से दवाखाना खोला है, आइए। क्या नाम है? बिना दांत का दवाखाना। बिना दांत का दवाखाना? वीना मेरी बीवी का नाम है, वीना मेरी बीवी का नाम है, उसके नाम से खुलवाया बिना दांत का दवाखाना। आइए वहां इलाज करूंगा। तो इसे दांतों का क्या क्या? दांत सड़ जाता है, दांत पीला पड़ जाता है, दांतों में कचरा हो जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े से खून आता है जिसको फायरिया की बीमारी कहते हैं। गर्लफ्रेंड आपने पटाई है, गर्लफ्रेंड को मिलने गए पार्क में, जैसे ही उसको मिले आपने कहा आई लव यू, आपके मुंह से बदबू निकली, वो बोली
कि अब मैं निकल रही हूँ। वो निकली, बस पकड़ के जैसे बैठी, बस में बैठ के मैसेज डाली कि दतोड़े तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, तेरे मुंह से बैड स्मेल आ रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया। क्यों? दांतों की सड़न की वजह से, दुर्गंध की वजह से। घर जाते हो जाप करके, बच्चे आते हैं, पापा 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 पापा, पापा के गोद में आए, पापा के मुंह से बदबू आई, वो अपनी अम्मा से बोलते अम्मा कैसे रहती हो इस दतोड़े के साथ, ये तो बहुत बदबूदार है। ऐसी दांतों की सफाई, दांत साफ करना चाहते हो तो आओ हमारे यहाँ से दवा लेके जाओ। नहीं तो एक बात जान लो, अभी तक तो तुम हाथ से दांत साफ करते थे, अब दांत से हाथ साफ कर बैठोगे। तो ये सब चीजें हैं। चाचा बुरा नहीं मानना, ये आपका जो दांत निकला इसके नुकसान भी कुछ होंगे। नुकसान तो ये है बेटा कि कल हम जा रहे थे, शिवा नहीं है शिवा, हाँ हाँ स्टूडियो वाले, हाँ हाँ स्टूडियो पॉडकास्ट, जहाँ ईशिका बिटिया जहाँ पॉडकास्ट करती हैं, शिवा का स्टूडियो उसी गली में। तो वहाँ देखा एक बंदर से भरा हुआ ट्रक जा रहा था, तो निकल गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बंदर ऐसे कर रहे थे, देखा अच्छा लगा, तो मैंने एक से पूछा ए भैया इधर बंदर से भरा एक ट्रक गया, देखा क्या? तो उसने कहा हाँ देखा, तू उसमें से कब गिरा है? हमको बंदर कहने लगा। अपने बेटे के बच्चे से पूछा कि बेटा मंकी मीन्स क्या होता है? तो वो बच्चा बोला मंकी मीन्स बंदर। तो मैंने कहा ये बुक देख के बोला नहीं मैं आपका मुख देख के बोला। तो ये सब नुकसान भी हैं अशोक जी, बड़े नुकसान हैं इसके। चलिए इस मैं निकलता हूं, मैं ऑटो से छोड़ दूं, ऑटो पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा भी चलाता हूं। तो मेरी पत्नी भी है साथ में, ले लीजिए पत्नी को, क्यों नहीं बुलाइए भाभी को, इसी बहाने दर्शन हो जाए। मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे, वो ऑटो रिक्शा चला रहे थे, इतने में इन्होंने सिग्नल तोड़ दिया। सिग्नल तोड़ा तो पुलिस वाला के ओ लाइसेंस दाखवा, लाइसेंस दाखवा। लाइसेंस का थोड़ा लोचा है, 500 रुपया दो। 500 रुपया दिया, छूट गया। अब चाचा फिर गाड़ी चला रहे हैं, मैंने चाचा 500 रुपया दिया आपने तो ये छोड़ दिया, मतलब पैसे पे हर कोई बिकता है। अब यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा, माना कि 500 लेके छोड़ा यानी पैसे पे हर कोई बिकता है, लेकिन पीछे जो आप अपनी वाइफ के साथ चुमा चाटी कर रहे हो, आगे शीशे में हमको सब दिखता है। उसी चक्कर में सिग्नल तोड़ा मैंने। उतरा, पैसा दिया, मैंने कहा क्या रिक्शे पे क्या लिखा है? ससुर जी का आशीर्वाद। लोग लिखवाते हैं माता जी का आशीर्वाद, मराठी लोग आई तुझा आशीर्वाद, आपने लिखा ससुर जी का आशीर्वाद। हाँ तो क्या करूं, ससुर जी ने ही ये रिक्शा दिलवाया है तो लिख दिया ससुर का आशीर्वाद, इसमें बुरा क्या है। चलिए अशोक बाबू अब हम निकलेंगे, देर हो रहा है, हमको दांत के दवा लगाना। 5 मरीज हैं, सड़े सड़े दांत लेकर आए हैं। बीवी का फोन आया, बोली तुमसे गंदा दांत आया, जल्दी आओ। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है ईश्वर की पराकाष्ठा है। बाकी आप बहुत सुंदर हैं, सुशील हैं, सभ्य हैं, मेरा बेटा भी बड़ा सुंदर है। आप कहें तो शादी करा दें, आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण। बोलो बिटिया, तैयार हो तो बोलो इशिका बिटिया। तो इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं। अच्छा हाँ, तो इनको ऑब्जर्व करते हैं और इसमें कुछ ना कुछ। अब मेरे एक और चाचा हैं, आवाज़ इतनी मोटी, अमिताभ बच्चन जी से भी ज़्यादा आवाज़ में बेस है, और आम बेच रहे हैं ठेले पे। ये आइटम मैंने टीवी पे किया था। हाँ। ठेले पे आम बेच रहे हैं, यूपी के चाचा। ले लांगड़ायाम 20 रुपया किलो लांगड़ायाम। ए भौजाई ले लांगड़ायाम। एक भाभी आई, ओ भैया जी आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आम लंगड़ा है? ए भौजाई ये आम ससुरा लंगड़ा नहीं होता तो इसको ठेला पे बैठा के क्यों घुमाते? मैं गया चाचा के पास, अरे चाचा प्रणाम। जीते रहो अशोक बाबू, हाउ आर यू? मैं चाचा अच्छा हूँ, थोड़े उदास दिख रहे हो। चाचा उदास तो हूँ, एक्चुअली वो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है? हाँ, तो सोच रहा हूँ उसको क्या दूँ, कुछ आइडिया दीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे क्या दूँ? एक काम करो, आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। जी चाचा, तो मेरा मोबाइल नंबर दे दो। ऐसे चाचा तड़ीपार रसिया। तो इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो उनकी कॉपी करते हैं स्टेज पे, जोक्स को उनमें पिरो देते हैं और
सच में सर कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है। वेरी टफ, वेरी सर वेरी एक सवाल आपसे लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो कॉमेडी की परिभाषा है वो आज की डेट में बदल गई है। जी। लोगों को पहले जो कॉमेडी होती थी वो सच में कॉमेडी ही होती थी, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे, कहीं पे भी आप कंफर्टेबल होकर सुन सकते थे। लेकिन अभी ऐसा लगता है मुझे कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसकी परिभाषा इस तरह से बदल गई कि आप जितनी ज़्यादा गालियाँ देंगे, जी। जितनी ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाएंगे, उतने अच्छे आप कॉमेडियन हैं। जी। तो फिर आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा, जैसा आपको अभी बताया मैंने उस कैरेक्टर में, दतोड़े कैरेक्टर में, कि वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मुझे। तो होता क्या है इशिका जी, मेरा मानना यही है, आप मुझे बताइए अगर कोई गंदी कॉमेडी करूं, गाली दूं, ठीक है, सेट को हम मंदिर समझते हैं, आपने देखा होगा आते ही मैंने प्रणाम किया सेट को, ठीक है, कैमरामैन को प्रणाम करते हैं, है ना, बड़े बड़े एक्टर्स कैमरा पर्सन को पाँव छूते हैं, डायरेक्टर का पाँव छूते हैं, सेट पे आते ही पाँव छूते हैं, हम स्टेज पे जाते हैं तो पैर छूते हैं। हमारे मेकअप दा भी ऐसे टचअप कर रहे थे, हाँ, है ना, तो मैंने एकदम आंख बंद करके उनसे पूछी ऐसे किया, बिल्कुल। उनको भी प्रणाम, ऊपर वाले को भी, भगवान ये मेकअप रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट का मेकअप से बहुत गहरा रिश्ता है, यानी हमारे लिए ये पूजा की जगह है और पूजा का समय है। तो जहाँ प्रणाम करके हम जाके बैठते हैं वहाँ सेट पे हजारों, सैकड़ों या 10, 20, 50 महिला, मर्द, लड़की सब होते हैं, वहाँ जाके मैं गाली दूंगा तो कैसा लगे आप मुझे बताइए। इसी वीडियो को अपलोड करें और मेरे बच्चे सुने, मेरे बच्चे बोले कि माय पापा इज स्टैंड अप कॉमेडियन, यू नो। अच्छा, क्या करते हैं वो? गाली देते हैं कॉमेडी में, देखो fuck off, ये तेरी ये अच्छा, ये अच्छा, तो हमारी बेटी किसी को क्या दिखाएगी कि पापा गाली देते हैं? तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को, ये अपराध है। कोई बोलता है अरे चुपके से कर रहा है, यूट्यूब में कर रहा है, अरे भाई तो यूट्यूब बच्चे बच्चे के हाथ में है, आप गंदी कॉमेडी कर रहे हो। और बहुत शर्मिंदगी होती है जब हमारे देश की प्यारी महिलाएं, लड़कियां, नई नई यूथ, आज का नई लड़कियां कॉलेज से निकले, स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हैं और अपनी माँ की, खुद को गालियां देती हैं। हाँ, आप सोचिए ऐसी रोजी रोटी आपको मिले और उस पैसे से आप घर चलाओगे, उस संस्कार से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। गाली गलौज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप में दम है। अभी ये चाचा जो हैं, कैरेक्टर, ये रियल कैरेक्टर है, ओझा जी, झा साहब हैं बिहार के, तो रियल में वो दांत उनका निकला है, तो मैं दांत की कॉपी कर रहा हूँ, वो भी सॉरी बोल के कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एक कैरेक्टर उठाया मैंने। तो ऐसे पाक साफ करो और अपनी जोक्स पिरो, आपकी टाइमिंग सही करो, कॉमेडी करो। गाली देना तो बच्चों का खेल है, गाली देके हिट होने से अगर कलाकार बनोगे तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। तो सर लेकिन उन लोगों को लाखों, मतलब मिलियंस में लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनको एक्सेप्टेंस मिल गई है, लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी भी वैसी ही हो गई है कि हाँ गाली, कर नहीं लिया, तो फिर मिलियंस में फॉलोअर्स होने का क्या मतलब? कर नहीं लिया। सनी लियोन को भी करोड़ों फॉलोअर्स रहे हैं और व्यूज मिले हैं। सनी लियोन जो काम करती रही है, वो काम करके भी अगर करोड़ों व्यूज मिलते हैं तो हमें जरूरी थोड़ी है। उसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री, एक बाबा आए हैं, बिल्कुल, उनके भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री क्या है एक्चुअल में, रियल में, उस पर हमें नहीं जाना है। जो आदमी भगवान का नाम ले रहा है उसमें भी करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, और ये गंदा काम करके भी करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, तो हम अच्छी चीज को क्यों ना अपनाएं, है ना। भगवान का नाम नीट एंड क्लीन, यहाँ से मैं जाऊं तो आप लोग भी बोलो कि यार ही वॉज गुड, यार अच्छी बातें करके गया ये वो। अब गालियां देके जाऊंगा, आप खुद बोलोगे, सेम गाली देके ही बोलोगे यार ऐसा ऐसा था यार, Right. और गाली भी दोगे। तो भैया ये इसके खिलाफ हूँ और ये होना भी नहीं चाहिए। इससे हमारे संस्कार भी खराब हो रहे हैं, हमारा आने वाला जो यूथ है वो यही सीखेगा ना, गाली। बिल्कुल, आप वो गाली सिखा रहे हैं उनको, और पर्दे के अंदर दुनिया को पता है क्या नहीं होता है, तो पर्दे के अंदर जो हो रहा है उसको होने दो। तो यही चीज़ है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और आपने हमें इतने अच्छे से हमसे बात की, और पूरी टीम हंस हंस के पागल हो गई, सीरियसली इतना हंसाया आपने सबको। एंड यू नो मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट किए मैं कभी इतनी नहीं हंसी हूँ जितना मैं आज हंसी हूँ। थैंक यू जी। एंड इनफैक्ट मैं हंसते हंसते ये भूल गई कि मुझे कुछ पूछना भी है आपसे, तो नहीं, हो नहीं। सकता है कि मैंने आपसे कुछ कम बातें पूछी हों, तो अगर क्योंकि मैं खुद ही ज्यादा बोल गया तो नहीं सर, अगर कभी आपके पास समय होगा तो हम दोबारा आपको अपने शो पे ज़रूर बुलाना चाहेंगे। और मैं भी सिर्फ लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, आपको भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो लोगों को हंसाते ही हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसने की वजह अपने आप मिल जाएगी, तो आप भी हंसते रहिए सबको हंसाने के साथ साथ। तो दोस्तों, मैं हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन अशोक मिश्रा। अभी तक आपने मुझे देखा, सुना, और मुझे पता है आपने सराहा भी है, क्योंकि मैं यहीं बैठे बैठे आपके घर में क्या चल रहा है वो मैंने देख लिया था। तो आप मुस्कुरा रहे थे, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए,
और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। कहाँ करना है ये तो जान लीजिए, देसी चौधरी विद इशिका चौधरी। और ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाइए और देसी चौधरी विद इशिका चौधरी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको कैसा लगता है। अरे सोशल मीडिया से याद है मुझे कि कल एक लड़की मुझे बोली, हाय अशोक सर, हाउ आर यू। मैंने कहा आई एम गुड, मैं भी अच्छी हूँ। सर मुझे पहचाना आपने? मैंने कहा आपको नहीं पहचाना। OMG, मुझे इंस्टा क्वीन कहते हैं, इंस्टा की रानी कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, तो आप इंस्टाग्राम की रानी, तो मैं फेसबुक का राजा। मोबाइल नंबर दो और सीधा व्हाट्सएप पे आ जा। तो दोस्तों हमारे साथ में थे अशोक सर। आपको इतना हंसाया उन्होंने आज, और हमें भी बहुत हंसाया, नो डाउट। इतने प्यारे इंसान से मिलके आज हमारा दिन बन गया और दिल खुश हो गया। तो बस आप भी अपनी लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रहने की वजह दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सिर्फ वो 2 लाइनें कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम जी।